सो यार ये जो मानवा है ये मानवा अभी लेटेस्ट रिलीज हुई है, ठीक है। अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है, और अगर यदि तुम लोग में से किसी को ऐसा लगता है कि ये किसी ने एक्सप्लेन कर दी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि आप देखो इस एक्सप्लेनेशन मानवा कम्युनिटी के अंदर आए दिन नए नए मतलब बंदे आए जा रहे हैं, तुम खुद देख सकते हो, ठीक है। हर बंदा, कोई बंदा नहीं मानवा एक्सप्लेन करे तो कोई बंदा की हुई मानवा को ही एक्सप्लेन करे, तुम इस बात को समझ सकते हो। और जो पुराने यूट्यूबर्स हैं जस्ट लाइक मी या फिर प्रिंस एक्सप्लेनर या फिर लूसीफर हो गए, पीएस हो गए, पगला हो गए, अगर तुम खुद इनका देखो ना तो भाई ये की हुई मानवास को ही, मतलब कि जो ऑलरेडी एक्सप्लेन है ना उन एक्सप्लेन मानवास को ही ये एक्सप्लेन करे हैं, और इनके व्यूज भी आ रहे हैं और तुम लोग इनके देखते भी हो। और इनके वाले कमेंट सेक्शन में यही होता है कि नेक्स्ट एपिसोड। कोई ये बंदा ये नहीं लिखता कि भाई ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है क्या, नहीं। उनके आते हैं 25 25 30 30 40 40 अरे 80 80 हज़ार तक व्यूज आते हैं उनके उसके ऊपर, की हुई मानवास के ऊपर भी। पर फिर भी हमारे वाले मानवास के ऊपर, मेरे वाले खासकर मानवास के ऊपर, भाई ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है, छोड़ दे इसे। तो भाई अब मैं कौन से लेके आऊँ, कोरियन लेके आऊँ हैं? वैसे मैंने सोचा तो है, ऑलरेडी मैंने 2 चैनल बना के रखे हैं। एक पे मैं मांगा कवर करूंगा, दूसरे पे मैं मानवा कवर करूंगा, तीसरे पे मैं इस पे मानवा तो चल ही रही है, ठीक है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को करते शुरू। इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की कहती है कि हमारे इस वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेटर्स जो है और कल्टीवेशन जो है वो महान मानी जाती है। हर बंदा इस दुनिया में महान बनने के लिए, अपने एम्बिशंस को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, परंतु तुम लुओ फैंग आखिरकार बस अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के ऊपर टिके हुए हो, अपने आप के ऊपर कोई भी इंप्रूवमेंट कर रहे नहीं करे हो। तुम अपने परिवार के ऊपर एक धिक्कार हो, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के ऊपर एक धिक्कार हो। ये सुन के हमामेट जो कि सक्सेसर होता है अपनी लुओ फैमिली का, लुओ फैंग, उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उनके हमामेट के बगल में जो औरत बैठी होती है वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार मेरे टेजर पैवेलियन में इस इवेंट को इस प्रकार से बर्बाद करने की। आखिरकार हर 50 साल में होने वाली है ग्रेट गैदरिंग के अंदर तुम्हारी हिम्मत कैसे डिस्टर्ब करने की, किस सेक्टर से तुम बिलोंग करती हो, कहाँ से हो तुम आखिरकार। ये सुन के वो कहती है कि लेडी चुंगयू प्लीज आप मेरे और यंग मास्टर के बीच में मत आइए। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत होती है जो किसी दूसरे के बीच उनके काम में इंटरफेयर करते हैं। आखिरकार आप होती कौन है उनके साइड में बोलने वाली। ये सुन के वो कहते कि ये औरत है कौन, इसकी हिम्मत कैसी हुई आखिरकार यंग मास्टर लुओ के बारे में ऐसे कहने की। ये कितनी बड़ी बेवकूफ औरत है, इसने ऑलरेडी यंग मास्टर को गुस्सा दिला दिया है। इसकी यंग मास्टर तो इसकी मार देंगे, बड़ी गंदी वाली। इसको पता नहीं कि यंग मास्टर को इरिटेट करी है। ये सुन के वो कहते कि तुम एरोगेंट वुमेन, तुम्हें नहीं पता कि एक मर्द को अपने जाल में फंसाना कैसे होता है। यंग मास्टर फ्रॉम द इमोर्टल लुओ फैमिली। आखिरकार इनके आसपास बहुत सारी कमाल की औरतें हैं, पर लेकिन अगर एक मछली बड़ी आराम से अगर आ जाए तो फिर उसे पकड़ के पकाने में, खाने में कोई मजा नहीं है। वहीं अगर एक मछली को मेहनत करके कई घंटों तक इंतजार करके पकड़े और फिर खाएं तो उसका स्वाद ही अलग होता है। जस्ट लाइक मी द यंग मास्टर लुओ, प्लीज मैं माफी मांगती हूँ। आखिरकार मेरे मतलब कि जो गैस सिलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बेकार है, मुझे माफ कीजिए। इस व्यक्ति के प्रति मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो तो कोई बात नहीं। वो कहता है कि वो कहती है कि मैंने यंग मास्टर लुओ को यहाँ पे बुलाने में बहुत ज्यादा पापड़ बेले। आखिरकार ये जाने जाते हैं अपनी काइंडनेस के लिए, अपनी मैनर्स के लिए। ये बहुत ज्यादा समझदार, बहुत अच्छी किस्म के इंसान है। इन्होंने आज तक कभी किसी को भी नहीं मारा है। यहाँ तक कि अगर मैं अपना ट्रम्प कार्ड चल लूँ तो इनका दिल जीतने के बाद मैं क्या पता लुओ फैमिली की बहू बन जाऊँ। मेकड़ कहता है पता नहीं क्यों आखिरकार मुझे ये सीन बहुत ज्यादा अपने फैमिली जैसा लग रहा है, अपने स्कूल कैंपस की तरह, रोमांटिक ड्रामा की तरह। 18 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ रिकार्नेट हुए हैं, और ऐसे सीन की तो अब मुझे आदत पड़ चुकी है। मेरी दुनिया में भी यही सीन होते थे। अगर अपने बारे में मैं तुम्हें बताऊं तो मेरी पुरानी जिंदगी में मैं बहुत अच्छा स्कॉलर था, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में भी गया था, बहुत अच्छी जॉब भी हाथ लगी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस काम के प्रति ही समर्पित कर दी थी, अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया था आखिरकार। और इन द एंड मुझे पता चला कि मुझे हार्ट कैंसर है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट डिजीज के ऊपर हूँ। कंपेयर करूँ, मैंने अपने पूरे एफर्ट्स जो लगाए थे सब बेकार चले गए। पर दैन जब मैं मरा तो मैं यहाँ पे रिकार्नेट हुआ। मैंने कभी भी अपनी वापस उस पुरानी जिंदगी में जाने के बारे में कभी नहीं सोचा। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तभी सिस्टम ओपन होता है कि होस्ट हमने डिटेक्ट किया आपको कोई मौका है, अल्टीमेट कंपटीटर सिस्टम एक्टिवेट। हमारा शॉक्ड हो जाता है, जिसको देख के लड़कियां दीवानी हो जाती कि देखिए इनका हैंडसम फेस से निकलता हुआ पानी। वो कहती यंग मास्टर आप ठीक है ना, आपका पानी। वो कहता नहीं मैं ठीक हूँ टेंशन मत लो। एक मिनट, सिस्टम लोग दूसरे नहीं देख सकते, मैं देख सकता हूँ। सिस्टम वेल आमतौर पे सिस्टम जो है वो ट्रांसमाइग्रेटर्स के पास आते हैं, और ऐसे कभी भी नहीं आते, कोई टास्क पूरा करना करता है तभी जाके आते हैं। पर लेकिन ये सिस्टम यहाँ बड़ी लेट आई है,
वो हमामेट को देखती है, वो कहती है कि लकीस्ट मोस्ट लकीस्ट पर्सन, मैं यहाँ आ चुकी हूँ। तो देन अब मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है 18 साल लगा दिए तुमने आखिरकार, 18 साल से तुम इस इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर हो। मैं यहाँ पे इंतजार करी थी कि तुम मुझे कब एक्टिवेट करोगे। फाइनली वो चांस आ ही गया, मैं एक्टिवेट हो ही गई 18 साल बाद। ये बड़ा अजीब सा कैजुअल तरीका नहीं है मतलब, बट वो सब तो पास था आखिरकार। तुम्हारा इस औरत का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो तुम्हें मॉक करी है। हमने अपने आप को सेल्फ एक्टिवेट किया है। दिस कम्पिटिटिव सिस्टम विल गाइड यू योर कल्टीवेशन पाथ। सिस्टम तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगा। अगर तुम्हें कंप्लीट करनी है तो तुम्हें टास्क को कंप्लीट करना होगा, रिवॉर्ड अचीव करना होगा। होता कोई भी इच्छा, श्योर होता, या आई एम श्योर। तब तो तुम एक काम करो, अपने आप को वापस डीएक्टिवेट कर लो और मेरी जिंदगी से चली जाओ यार, मेरे को ड्रिंक करने दो बस। ये सुन के होती कि क्या तुम्हें लिमिटलेस पावर नहीं चाहिए? क्या तुम बहुत ज्यादा एबिलिटी नहीं चाहते? क्या तुम इस दुनिया को कॉन्कर नहीं करना चाहते? क्यों नहीं बोलो बोलो। सॉरी, मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया है एक नॉर्मल लाइफ जीने का। आई एम ऑलरेडी बी पावरफुल मैन। अच्छा, पर लेकिन वो औरत, वो तुम्हारी इंसल्ट करी है, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा कि क्या? अपने टास्क को पूरा करो, औरत को इसकी औकात दिखाओ। होता कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कलयुग है, यहाँ पे ऐसा कुछ चलता रहता है आखिरकार। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल नल्ला हूँ। वो क्या, पर तुम एक ट्रांस माइग्रेटर हो। वो बता तो क्या हुआ, मैं ट्रांस माइग्रेटर हूँ तो ट्रांस माइग्रेटर हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मेरे को कोई सिस्टम मिलेगा, मुझे ये सब इच्छाएं वगैरह पूरी करनी पड़ेगी इस दुनिया में जीने के लिए। आखिरकार इसका मतलब क्या है? क्या आखिरकार मैं किसी रूल के अगेंस्ट में जा रहा हूँ? ट्रांस माइग्रेटर होना कोई बढ़िया बात है क्या? मेरे को बताओ, दुनिया की सबसे बेकार बात है। अपने आप को सिस्टम कहती हो, कितनी नल्ली हो। 18 साल से कहाँ थी तुम आखिरकार? वो ये बंदा, मैं आखिरकार सोचा था कि कोई बढ़िया ट्रांस माइग्रेटर होगा जिसके प्रति मैं रिले रहूंगी, वो ताकतवर बनेगा, मैं ताकतवर बनूंगी, मैं आजाद हो जाऊंगी। ये बंदा मेरे प्लान को बर्बाद कर रहा है। तुम बस यहीं रुको। वो तो लगता है वो चली गई। मैं कोई टास्क वास नहीं करने वाला, मेरे को ये जिंदगी मिली, अच्छे से चैन से जीने दो। लड़कियां कहती देखो यंग मास्टर उठ चुके हैं, लगता है वो गुस्से में है। ये औरत कितनी बड़ी बेवकूफ है, ये तो मरने वाली है। वो कहती कि एक मिनट, इसने कुछ कहा क्यों नहीं? कहीं ये सच में तो मेरे प्रति गुस्सा तो नहीं हो गया? क्या मैं ऐसे प्यार से बात करूं? वो कहता लेडी, आप एकदम सत्य कह रही हैं आखिरकार। लू फैंग, मैंने सुना है आखिरकार तुम तो अब तक फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज तक भी नहीं पहुंचे हो, तुम अपने फैमिली के बैकग्राउंड तक ही मतलब सीमित हो। यंग लेडी टेंशन मत लीजिए, मैंने आपको देखा, आप एकदम फेयरलेस औरत हैं, मुझे आप जैसी औरत अच्छी लगी है, मैं आपके साइड ही हूँ। ये देख के होता है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, लल्ले जा यहाँ से, तू मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला है, अपने आंसी खुशी बर्बाद, मेरी जिंदगी को तू बर्बाद कर देगा। मतलब ये कैसा रहेगा, एक और लौंडा खड़ा हुआ तुम्हारे अगेंस्ट में, तुम्हारे मुंह पे तो ये चप्पल खाने जैसा है, बोलो क्या कुछ करोगे? होता यदि मेरी इंसल्ट हो रही है तो मैं सिस्टम के ऊपर रिले क्यों रहूं? औकात और दिमाग तो मेरे में भी है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। होता मैं इनको देखती हूँ, सुनो इन दोनों को बाहर निकालो। होता नहीं, रुक जाओ, तुम दोनों ने आज मुझे अपने शब्दों से गुस्सा दिला दिया है। जब से पैदा हुआ हूँ तब से मेरे को कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ी ही नहीं है, क्योंकि हर चीज, जो चीज मुझे जिस चीज की जरूरत है वो मेरे पास है, और जिसकी नहीं है वो भी मेरे पास है। मैंने बहुत ज्यादा कल्टीवेशन पिल्स वगैरह ये सब कुछ खाई है, क्योंकि मेरे पास ये एंडलेस है, बहुत ज्यादा है, अनंत है। और जब मुझे खेलने का मन करे तो इमोर्टल ट्रेजर से मैं खेल लेता हूँ आखिरकार। तुम कह सकते हो कि हाँ रियलिटी में मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर ही डिपेंड करता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पर मुझे अपनी वेल्थ और अपनी पावर से नफरत है। मुझे एक नॉर्मल बंदा बनना ज्यादा पसंद है। ये सुन के वो कहते हैं कि क्या बात है, क्या एम्बिशियस है। ये देख के वो कहती कि फाइनली मैंने इसका अटेंशन पकड़ लिया। मुझे नहीं पता, पर अगर इसकी बात सुनो तो ये गुस्से में लगता है। मुझे बस अपना इसका एटीट्यूड जो अपनी तरफ अप्रूव करना है, देन स्टेप बाय स्टेप ये मेरे प्यार में गिर जाएगा। वो तो कैसा रहेगा, 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन जो मेरी साइड रहेगा उसे दूंगा आखिरकार। तुम दोनों में से कौन आएगा? ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। सिस्टम कहती क्या होता, अगर 50 काफी नहीं है तो क्या रहेगा 1 लाख पर मंथ। होता तुम्हें लगता है आखिरकार तुम अपने पैसे का पावर दिखा के मुझे और इसे मैनिपुलेट कर सकते हो? उधर स्वॉर्ड कल्टीवेटर यूं यांग आपकी सेवा में हाजिर है यंग मास्टर लू, आप मुझे जैसा बोले मैं वैसा करूंगी। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहते कि फाइनली काम हो ही गया। उधर माई लेडी, आप उधर माई लेडी क्या लगा के रखा है? आखिरकार हमारे यंग मास्टर के सामने थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाओ। मैं इनकी हूँ आखिरकार, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। उधर छोड़ो इस आदमी को कंट्रोल करना, मैं आखिरकार जब इसकी पत्नी बजाऊंगी तभी मैं देख लूंगी आखिरकार। फिलहाल भी इसके द्वारा ही मैं कंट्रोल हो जाती हूँ। आदमी को कंट्रोल करने से अच्छा आदमी के कंट्रोल में रहो तो बेटर रहेगा। हम देखते हैं वो उसे खाना खिला रही होती है, उसे गुस्सा आता है कि लो फैंग मैं तुझे एक डुअल के लिए चैलेंज करता हूँ। ये सुन के वो कहता है क्या? होता देखो डुअल के लिए चैलेंज। होता अच्छा क्यों, मुझे तुझे मुझसे क्यों लड़ना है? होता मुझे तुझसे लड़ना है, चल आ मैदान में आ। होता ना देखा क्या हुआ, डर गए क्या? ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है, यहाँ बस स्ट्रेंथ रूल करती है। नो मैटर तुम्हारे सामने तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कितना पावरफुल क्यों ना हो, बिना ताकत के तुम कुछ नहीं कर सकते। आपकी मदद करूंगी ताकतवर बनने में, जिंदगी बहुत ज्यादा बढ़िया होगी। अगर आज दुख दर्द पीड़ा सा होगी तो कल आरामदायक जिंदगी होगी।
वो कहता है एक तो होते हैं वो ऑर्डिनरी लोग, वो शांत लोग जो ओवरपावर्ड होते हैं पर शांत रहते हैं तो उनको लोग ऑर्डिनरी कहते हैं। एक होते हैं वो लोग जो ऑर्डिनरी तो होते हैं परंतु दूसरों को बुली करते हैं कि उनके पास सब कुछ है। तो मैं किस नजरिए से देख के लगता है कि मैं डर गया। वहीं मेरे सामने जो बंदा खड़ा है वो दुनिया का सबसे बड़ा भंडा आदमी है। वो कहता है क्या हुआ, डर गए क्या मुझसे फाइट करने में? तभी हम देते हैं अपनी वहां की जो लेडी चुनी हुई होती है वो खड़ी होती है। वो कहता है नॉर्मली कभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आसपास के लोग ही काफी हैं। वो कहती है अगर एक शब्द तुमने और बोला मेरे यंग मास्टर की डिसरिस्पेक्ट में, आई स्वेयर आई टेल यू। हम देखते हैं उसकी पावर देख के वो लोग कहते हैं कि बाप रे इसका ओरा, ये लेडी चुंग्यू की पावर है। लेडी चिंग्यू आमतौर पे बस इमोर्टल बैंक्वेट्स को रखती है जो कि बहुत रेयर होती है और ये रेयरली ही कभी फाइट करती है। ऑलमोस्ट ये बहुत फेमस भी है, बहुत पावरफुल भी है, ये एक ग्रेट कल्टिवेटर है, यहाँ तक कि ये 7th रिलम पे है, यंग स्पिरिट रिलम के। वो कहती क्या मुझे तुम 7th रिलम पे हो, मैं कमजोर हूँ, तुम मुझे बुली कैसे कर सकती हो? होता वाह इंटरेस्टिंग। कुछ समय पहले कोई बंदा यहाँ खड़ा होकर अपनी कल्टीवेशन का जोर दिखा रहा था, मैं मुझ जैसा नल्ला जिसके पास तो कल्टीवेशन ही नहीं है मुझे चैलेंज कर रहा था ना। आखिरकार अब कौन है आखिरकार जो कि ये बात बोल रहा है? ये राइट तो मेरे पास भी है, तब तो मैं भी बोल सकता हूँ। ये सुन के बोलो कहते हैं एग्जैक्टली। खुद अगर ताकतवर होने के बाद दूसरों को बुली करता है और कोई ताकतवर इसे बुली करता है तो कहता है कि ये तो गलत है। आखिरकार ये कहाँ का नासाफी है? वो कहता बस करो ठीक है, तो परिचय तुम 7th रिलम पे भी क्यों ना हो, मैं तुमसे फाइट करूंगा। होता ठीक है तो देन ये लो, और उसे एक जोरदार अटैक करती है पर लेकिन कोई उसे बचा लेता है। होता लेडी चुंग्यू प्लीज मेरे डिसाइबल पे थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाइए। लेडी चुंग्यू मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मेरे इस बेकार के डिसाइबल ने आखिरकार ऐसा क्या किया जिसके कारण आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? आपको क्या लगता है आपका ट्रेजर पैविलियन किस लेवल पे है? मेरा कैंगलिंग सोर्ड सेक्टर भी किसी से कम नहीं है। बताइए मास्टर ये जो आदमी है इसका नाम है एल्डर शू, ये कैंगलिंग सोर्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कहते हैं कि ये 8th रिलम पे पहुंचा हुआ है, ये बहुत कम ही आता है और ज्यादातर सर्कुलेशन में रहता है। ये यहाँ आया है जरा समझ के। और द क्लासिकली एक डिफीटेड वीक पर्सन के सामने उसका मास्टर खड़ा है। सिस्टम अब तू क्या बोलेगा? वो तब बस यही बोलूंगा अब आपकी मतलब की खुद की ताकत की दिखाने की बारी है। माय लॉर्ड दिखा दीजिए सबको कि आप कौन है। आप पूरी देर से अभी एकदम हेल्पलेस हैं पर मैं आपकी मदद करूंगी। होता जैसा जाना था, ये सिस्टम बड़ी नल्ली है, इसके भरोसे रहा तो जिंदा अगर रहा तो ये तब भी मुझे मार देगी, मरा तो भी मार ही देगी। होते शू शू अपने डिसाइबल से पूछो कि इसने पहले क्या किया था, किसकी गलती आखिरकार, इसने किसे ऑफेंड किया है? वो कहता अच्छा यदि अगर तुम्हारे पिता भी यहाँ होते ना, लॉर्ड यांग भी, तो भी मैं यहाँ पे जस्टिस की ही डिमांड करता मेरे डिसाइबल के लिए। होता जस्टिस सीनियर आपके डिसाइबल की कल्टीवेशन मुझसे भी ज्यादा सुपीरियर है। शेंशू मैं हैरान हूँ आखिरकार आप किस बात की कौन सी जस्टिस की बात करे हैं, मेरी या फिर इसकी? हो कहता तुम हो कौन? होता मास्टर ये वो पर्सन जो क्या आखिरकार अपने फैमिली बैकग्राउंड के प्रति सबको बुली करता। आखिरकार मैं यहाँ सबको बचा रहा था, इसे डुएल के लिए चैलेंज किया हूँ। ये सुन के वो कहती अच्छा तो तूने आखिरकार क्या किया? तेरे को लगता है यंग मास्टर लुओ शू को तेरी जरूरत भी आखिरकार तू था जिसने इनको चैलेंज किया था, इनकी कमजोरी का फायदा उठाया था। वो कहता शेंशू आप बड़े लंबे समय से सर्कुलेशन में थे, मैं जानता हूँ आपको इस वक्त कुछ नहीं पता मेरे बारे में भी। आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ? मेरी फैमिली का नाम है लुओ फैमिली। होता लुओ फैमिली, तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है लुओ वू जी से? होता अच्छा तो तुम मेरे पापा की बात कर रहे हो, मेरे पिताजी की? ये सुन के वो कहती है कि हाँ एक सिस्टम की गाइडेंस के अकॉर्डिंग कोई भी बंदे की फैमिली बैकग्राउंड इतना पावरफुल नहीं होता। इसे क्या लगता है अपने बाप का नाम बताने से क्या ये बच जाएगा? कोई विधायक है क्या इसका बाप? अच्छा तो आप पैट्रियार्च के बेटे हैं? अरे छोटे मालिक मेरे को पता नहीं था सच में, मुझे माफ कीजिएगा। मेरे तो धन्य है, मेरे तो भाग्य अच्छे हैं कि मेरी मुलाकात आपसे हुई है। जो सिचुएशन है पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग से भरी हुई है। होता मास्टर होता क्या मास्टर बकवास करना बंद कर। यंग मास्टर लुओ से माफी मांग आखिरकार, ये एक नोबल है, बहुत पावरफुल है, इनके पिता ने अगर गुस्सा आ गया तो पूरी डायनेस्टी तबाह कर देंगे। ये देखिए सिस्टम हक्की बक्की, हम अमीर की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हम सब थिंग को क्लियर कर देंगे। आप मेरे पिताजी को जानते हैं? वो तो आपके पिताजी को कोई नहीं चाहता। पैट्रियार्च लुओ जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन है इस पूरे हमारे इस पूरी धरती के, उनके सामने मेरी तो क्या ही औकात आखिरकार। मैं जब छोटा था तब मैंने आखिरी बार उनको देखा था आखिरकार। वो सच में क्या बोलते हैं एक सेलेस्टियल सेंथ है, एक इमोर्टल रिलम तक पहुंचे हुए बंदे हैं। मेरा ये बेवकूफ डिसाइबल, मैं इसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, जाओ इनसे माफी मांगो। होता ये मास्टर लुओ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। होता है ये तो एक छोटा सा मैटर था मेरे दोस्त, टेंशन मत लो। वैसे भी ये बैंक्वेट जो है ये लेडी चुंग्यू की द्वारा प्रिपेयर की गई है, प्लीज खाने वाने को वेस्ट मत करो, बैंक्वेट को कंटिन्यू रखते हैं।
वो कहता कमीने तुम मर साले, तुझे क्या लगता है मैं तुझसे यहाँ बातचीत करने आया हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये देख के वो कहती कि नहीं जरा संभालो, वो कहता मेरे नालायक डिसेबल यंग मास्टर संभल के। सिस्टम कहता है कि क्या बात है मेरी बारी आ गई। पर तभी हम देखते हैं वहां मेगडी को प्रोटेक्शन शील्ड बचा लेती है। ये देख के वो कहता है कि कैसे, हमारा मेगडी के गले में जो पेंडेंट होता है उसके थ्रू वो बच जाता है। लोग कहते हैं कि ये तो सेलेस्टियल एंसेस्ट्रल ड्रैगन का एंसेस्ट्रल बीड है, ये कैसे होता है। जिंदगी बड़ी छोटी है मेरे दोस्त, जिंदगी को जियो, एंजॉय करो, अपनी ताकत को बेफिजूल में वेस्ट मत करो, जिंदगी जियो, अच्छे से जियो। ये सुन के सिस्टम कहते हैं कि मेरी जिंदगी तबाह करके रखी है इस आदमी ने। हमारा मेट अपने अंदर से उस लॉकेट को निकालता है। वो कहता है शेंसू एक मास्टर जो कि अपने डिसेबल को सही ढंग से कभी कुछ सिखा नहीं पाया, आखिरकार आपको अपने डिसेबल को थोड़े और अच्छे से सिखाना चाहिए। वो मास्टर लू प्लीज शांत हो जाइए, हाँ मैं अपने डिसेबल को सजा दूंगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, इसके लिए एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। वो तो मेरा मूड हट चुका है यार। लेडी चुंग्यू आपका ये बैंक्वेट बड़ा कमाल का था पर लेकिन प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मुझे कोई मजा नहीं आया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो तो ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। बुढ़े साले कमीने, तेरे कान आके काम मैंने बड़ी मुश्किल से बड़ी शिद्दत से यंग मास्टर लू को बुलाया था, पर तेरे कान सब बिगड़ गया। होता लेडी चिंगू मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने डिसेबल को सही से नहीं सिखा पाया, मैं आपको इसके लिए कंपनसेट करूंगा। होता दफा हो जाए यहाँ से, और उसे निकाल देती है। वो कहता है कि देखा तुम्हारी आखिरकार, तुम्हारे इस बचपने के कारण हमारे अपने कल्टीवेशन पाथ में बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। बेटे अपने अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी इनर डेमन को पैदा मत होने देना। वो कहता आप एकदम यूजलेस है। वो क्या कहा? वो तो मैंने कहा आप एकदम यूजलेस है। लुओ फैंग जो कि कुछ नहीं है, बस अपने फैमिली बैकग्राउंड के कारण सब कुछ टिका हुआ है, उसके सामने आपने सबमिट भी कर दिया। वो तो बकवास करना बंद कर साले, तुझे पता भी आखिरकार उसका बाप कौन है? वो तेरे पूरे खानदान को कच्चा चबा जाएगा, समझे? आखिरकार हमारा पूरा सेक्टर उसके बाप के सामने और उसके अंकल तक के सामने हमारा पूरा सेक्टर झुकता है। तुझे क्या लगता है आखिरकार? वो कहता मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो तो कहाँ? अरे यार क्या, चलो छोड़ो, जब वो शांत हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा। उधर लुओ फैंग मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, आज नहीं तो कल। वो कहता है तुम लुओ फैंग को जान से मारना चाहते हो? उधर कौन हो तुम लोग? वो कहता हम लोग कौन हैं वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है क्या तुम लुओ फैंग को जान से मारना चाहते हो? वो कहता हाँ ऑफ कोर्स मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ, मैं जियांग चुंग, मैं उसे जान से मार के रहूंगा। हम देते हैं लुओ रेजिडेंस में, जहाँ पे मामे की अच्छी बड़ी मसाज हो रही होती है कि हाँ मजा आ गया। हम देते हैं सिस्टम कहती है कम हो, इस प्रकार से लाइफ से गिव अप मत करो यार, तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है आगे का क्या? तुम्हें कोई कल्टीवेशन पाथ में जाना, इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम एक ट्रांस माइग्रेटर हो, सिस्टम तुम्हारे हाथ में है, कुछ करो, ताकतवर बनो, गॉड बनने की कोशिश करो। वो कहता सही ढंग से सच्चा इंसान बन जाऊं तब महान ना जाऊंगा, गॉड दूर की बात है। वो कहता है कि कम ऑन प्रोटेक्टिव, मैं तुम्हें तलिस्मन दूंगी, आर्टिफैक्ट्स दूंगी, कल्टीवेशन रिसोर्सेज दूंगी जिससे तुम्हारी मदद हो। वो ओ हाँ याद दिलाया तुमने मुझे। ये फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया कल्टीवेशन पाथ में जाने के लिए। मुझे कहाँ जा रहे हो आखिरकार? मैं तुम्हारी मदद करूंगी यहाँ। वो तुमने मुझे एक अच्छा से याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था। वो थैंक यू। हम देते हैं उसके पास होते हैं एंसेस्ट्रल ड्रैगन बीड्स बहुत सारे। ये देख के वो कहते हैं कि क्या होता, मैं अपना प्रोटेक्शन तलिस्मन भूल गया था, थैंक यू मेरे को याद दिलाने के लिए। खैर मैं चला मसाज करवाने के लिए। वो कहते तुमने मुझे फोर्स कर दिया है, मैं ओरिजिनली एक नॉर्मल सिस्टम बनने की कोशिश करी थी पर लेकिन अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। वो क्या करने की कोशिश करोगी हो? वो कहते हैं युआन गैदरिंग फ्रूट, एक बार अगर इसे खाओगे तो तुम्हारे अंदर युआन की जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, 100 दिन की कल्टीवेशन एक दिन में कर लोगी, ये है तुम्हारा पहला रिवॉर्ड। होता नहीं चाहिए बाढ़ में जैसे। वो कहती डोंट भी इस प्रकार से मत करो, ये फ्रूट बहुत कमाल का है, बंदे बड़े से बड़े लोग मरते हैं, क्या सारे का, ये लो ये वाला फ्रूट ले लो, अरे ये वाला ले लो, ये लो ये तलिस्मन ले लो, अरे ये आर्टिफैक्ट बड़ा कमाल का है। मतलब कम ऑन बस करो यार, मुझे अपनी मसाज के लिए जाना है। वो कहता है अब तुमने मुझे फ्रोज कर दिया मेरा ट्रम्प कार्ड के लिए। देन ये दादेन का 9 ट्रू सिल्वर स्टार फायर ट्री जो कि पूरा 1000 साल पुराना है। इसकी एक सिंगल रूट को उगने में अराउंड कम से कम 100 से 200 साल लगते हैं। तुम खुद देख सकते हो कितना हरा भरा है। होता ओ ये बड़ा कमाल का है। होता ओके है ना, बड़ा वैल्यूबल, एक्सट्रीमली रेयर है इस दुनिया में। तभी वहां पे उसका अंकल आता है, यानी कि सेकंड गॉड फादर, यानी कि इसके दादा का छोटा भाई आता है। होता अरे छोटे दद्दू क्या हाल है? होता मैं यहाँ से आ रहा था तो मैं स्पेशली थैंक यू देने आया था, तुम्हारे उस एडवाइस के कारण सच में मेरी बीवी बड़ी खुश हो चुकी है आखिरकार, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी दादी माँ देख के बहुत खुश होगी। एक मिनट, क्या ये 9 ट्रू सिल्वर स्टार फायर ट्री है? होता हाँ सेकंड अंकल, आपको क्या लगता है? वो कहती कमाल का है ना, कमाल का है ना।
मतलब भगाओ यार इसे, एकदम नल्ला है ये तो 9 स्टार का ही है, एकदम बेकार लो लेवल का है। ये देखो मैंने तुम्हारे युवान स्पिरिचुअल पील बनाई है जो कि 10 ट्रू स्विलो स्टार फायर ट्री से बनी हुई है। ये बड़ी कमाल की है, ये पेड़ से ज़्यादा तुम्हें मतलब कि अच्छे से फायदा देगी और तुम्हें किसी प्रकार का हार्म नुकसान भी नहीं करेगी। वो तो छोटे दद्दू बड़े कमाल की हो आप, वो तो मैं हूँ आखिरकार, तेरा दद्दा जो हूँ आखिरकार। ये 200 से 300 मतलब की पिल्स है, पूरे 1 साल के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा। ये देखिए सिस्टम की तो हालत खराब हो जाती है कि मैं कहाँ फंस गई आखिरकार, ये क्या है। सिस्टम पूरी तरीके से टूट जाती है, वो कहती है कि मेजर क्राइसिस, ये एब्सोल्युटली बिगेस्ट क्राइसिस है सिस्टम के अंदर, प्लीज सिस्टम का करियर खतरे में है। वो कहता है कोई ना, मेरे पास बहुत सारे स्पिरिचुअल वेपन्स भी है, हाई ग्रेड के, सेलेस्टियल ग्रेड के, इमोर्टल ग्रेड के, मिथिकल ग्रेड के, बोलो तुम्हें कौन सा चाहिए। हो गया यह मास्टर कैंगलन सोर्ड सेक्टर जो है उन्होंने आपके लिए माफी के रूप में गिफ्ट भेजे हैं। वो देख क्या भेजा है, वो तो बहुत सारे हैं उनके बेकार सेलेस्टियल ग्रेड के, इमोर्टल ग्रेड के और मिथिकल ग्रेड के बहुत सारे मतलब कि कैंगलिंग सेक्टर के वेपन्स ये रहे मास्टर, आप लीजिए। वो कहता मुझे याद आया तुम एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हो ना, तो एक काम करो ये स्वॉर्ड तुम रख लो। वो देख क्या सच में, आपका शुक्रिया। ये देख के वो कहती कि फिर से चला के क्या कर दी इसने मेरी। कोई ना, देखो मेरे पास इतनी सारी टॉप ग्रेड की इमोर्टल मतलब की कल्टीवेशन किताबें हैं, एल्केमी की किताबें हैं, बोलो तुम्हें कौन सी चाहिए। वो कहती ये देखो पूरा भंडार है मेरे पास, इमोर्टल रही, सेलेस्टियल रही, मिथिकल रही, ग्रेड की सारी मेरी टेक्निक्स, स्क्रिप्चर सब कुछ मेरे पास पड़े हैं। मेरा फैमिली के अंदर यहाँ पे ये सब कुछ तो बेकार कचरा है, तुम्हें जो चाहिए वो सब लीजिए। ये देखिए वो कहती कि क्या होता है, ये सब कुछ तो कॉमन है, मेरे एक कमांड पे तुम्हारे लिए मतलब कि सुप्रीम ग्रेड की भी टेक्निक्स यहाँ आ जाएगी, हेवनली ग्रेड की, सुप्रीम ग्रेड की। वो तो आपका शुक्रिया। सिस्टम कहती कि इतना बड़ा बेइज्जती जिंदगी में कभी नहीं हुआ हमारा। हम देखते हैं मामा मैडम मछलियाँ पकड़ रहा होता है, तभी सिस्टम से वार्निंग देता है कि सिस्टम सेल्फ चेकिंग शुरू हो चुकी है। होता लगता है ये बोर हो चुकी है, खैर कोई ना, जाने दो इसे। हम देखते हैं तभी वहाँ पे मछली आ जाती है, तभी उसका अंकल आता है कि वाओ लकीली तुमने एक रेड टेल को पकड़ा है। यदि अगर तुम इसे रिफाइन करोगे तो इक्वली 100 साल की कल्टीवेशन मार्शल आर्ट मटेरियल बन नहीं जाएगा। और ये होता है वारलॉर्ड और मार्शल आर्ट सेंथ। होता है फोर्थ अंकल, आपको पता है ना मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। होता आई नो, पर लेकिन तुम्हारे पिताजी जल्द ही सेकुलेशन से बाहर आने वाले हैं। अगर उन्होंने तुम्हें इस प्रकार से देखा कि इस समय कोई प्रोग्रेस तुम्हारी अंदर नहीं है तो वो तुम्हें मारेंगे, डांटेंगे भी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं मम्मी को जाके कंप्लेंट कर दूंगा, मम्मी पापा से बड़ी आखिरकार आप जानते हैं ना। तो ये तो सही कहा तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी से बहुत ज्यादा डरते हैं, जैसे कि मैं अपने भी पीछे। वो उसके पीछे उसका खबरी आता है। होता फोर्थ अंकल क्या हुआ। होता कुछ नहीं, बस तुम्हारे पिताजी का ब्रेक थ्रू होने वाला है, तो उसको देखने के बाद कुछ लोगों की जलने वाली है। कुछ लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे पिता इतने ताकतवर बने आखिरकार। हम बेटे अपनी रूम में किताब पढ़ रहा होता है। होता कहा जाए तो पिताजी के ब्रेक थ्रू के बाद वो एक ट्रू इमोर्टल बन जाएंगे आखिरकार, बैकग्राउंड बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। चलो तो मैं रिलम्स के बारे में बताता हूँ। 9 रिलम होते हैं ऑफ मोर्टल ब्रेक थ्रू के: फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज, स्पिरिचुअल कंडेंसिंग स्टेज, सेल्फ इलाइटमेंट स्टेज, स्पिरिचुअल पैसेजिंग स्टेज, फैथ स्टेज, निर्वाणा स्टेज, युवान रिलम स्टेज, सेंथ स्टेज और सेंथ किंग स्टेज। ये जितने भी स्टेजेस है ये हाई स्कूल मतलब कि क्या बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल के अंदर जितने भी क्लासेस होते हैं ना उनके बराबर है। फिर आता है हायर रिलम जिनमें 3 है: एम्पर रिलम, एम्पर सुप्रीम रिलम, एम्पीरियर सोबेरियर रिलम, जो कि हाई स्कूल के बराबर होती है। फिर देन उसके ऊपर आता है 4 इमोर्टल ग्रेड रिलम: फेल्स इमोर्टल, ट्रू इमोर्टल, हेवनली इमोर्टल और सेलेस्टियल इमोर्टल, जो कि कंपेयर करो तो यूनिवर्सिटी की तरह होते हैं। ये रिलम्स को रिलेट किया जाऊँ तो मेरे पुरानी जिंदगी के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बराबर है। कोई दिमाग खराब नहीं है कि मैं अपनी इतनी खूबसूरत जिंदगी को एंडलेस लाइफ के अंदर कन्वर्ट कर दूं, बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार वो सिस्टम लेडी कभी नहीं समझ पाएगी। सिस्टम कहता है अपग्रेड कंप्लीट। हम देते हैं वो वहां पे हमारे मेड के ऊपर आ जाती है। वो कहती कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने टास्क को कंप्लीट किया, डू नॉट नथिंग करने का आपको सुपर रिवॉर्ड मिलता है। होता फिर से नहीं, मैं रिफ्यूज करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, भाग यहाँ से। होता क्यों, वो तो नहीं चाहिए मुझे, यार जा यहाँ से। आई डोंट केयर कि आखिरकार आपको कोई भी दिक्कत क्यों ना हो आखिरकार, पर लेकिन मैं आपसे पसंद करती हूँ, मैं आपके सिस्टम हूँ। वो कहते सिस्टम है तो आखिरकार कोई ढंग का काम कर, अपने होस्ट की बात मान। तू नहीं समझ पाएगी आखिरकार जिंदगी का वास्तविक मतलब क्या है। यदि अगर एक ऑर्डिनरी बन के नॉर्मल इंसान, एक कचरा बन के अगर जिंदगी जीना होता है ना, तो तुम्हें नहीं पता कितनी दिक्कत आती है, कितनी बड़ी मुश्किलात आती है। मुझे कोई अपनी जिंदगी को एंडलेस लाइफ में नहीं बदलना आखिरकार। वो देख क्या मैं क्या बोलूँ अभी, सब देखो कोई शब्द नहीं है मेरे पास, इसके सेंसेस भी बड़ी कमाल के हैं। तभी उसका दोस्त आता है कि ब्रदर लुओ क्या हाल है। वो है यू हैन और क्या हाल है। एक मिनट, तेरे बाप ने तो तेरे को अलमारी के अंदर बंद कर दिया था ना, तू बाहर कैसे आ गया।
वो बस थोड़ी मैं कंपटीशन के आया था, लिंगलोंग पैविलियन में जो कंपटीशन होने वाला है उसके लिए आया था भाई, चलेगा आज मेरे साथ? वो पर तेरे पिताजी तेरे को डांटेंगे नहीं? वो मैंने ऑलरेडी मार खा ली है, देख सकता है। वो भाई बैंडेजेस ला के दूँ क्या? वो नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ चलना, उस कोठे पे चल के मज़े करेंगे। उधर तेरे को बताना मैं यूजुअली ऐसी जगह पे नहीं जाता हूँ, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारे पिताजी तुम्हें देख लेंगे तो क्या कहेंगे? वो कहता भाई मैं तेरे आगे भीख मांगता हूँ भाई, मुझे जाना है वहाँ पे, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। उधर अच्छा ठीक है, मेरे भी कोई काम नहीं है, चलते हैं आखिरकार उस कंपटीशन में। उधर कंपटीशन, चलो मेरी बारी आ गई। तभी हम देखते हैं हमारा मेगट का वहाँ लेवल अप होने लगता है, हमारा मेगट का वहाँ पे कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट होने लगता है, जिसको देख के वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। उसके शरीर से इतनी कमाल की पावर देख के वहाँ पे सभी हैरान होते हैं। आसमान में भी हम देते हैं एक पैनमला क्रिएट हो जाता है, जिसको देख के वो कहता है कि ये तो ग्रेट डाउ है, ये कैसे? वो कहता है कि लो वुचिंग सच में उसकी सर्कुलेशन पूरी हो चुकी है, ट्रिबुलेशन को वो फेस करने वाला है, इम्पॉसिबल, इतनी जल्दी कैसे? ये परमात्मा भी मुझे लगता है कि हमारे साथ है क्या? वो था डरो मत, ये तो बस एक पैनमला ही तो है, एक हेवनली डाउ तो है। आखिरकार ट्रिबुलेशन के बादल अब तक छाए नहीं है, मतलब कि उसका अब तक हमारा प्लान अब तक सक्सेसफुल हो ही रहा है। उसके बेटे पे नजर बनाए रखो, ठीक है? जैसे वो मेंशन से बाहर है उसको अटैक करो, ठीक है? उसको तब तक उसको अपने पास रखो जब तक लुओ वुजी का ट्रिबुलेशन नहीं आ जाता। जैसे ही आ जाएगा हम उसके सामने ही उसके बेटे को जान से मार देंगे, जिससे उसका माइंड हिल जाएगा और उसके ट्रिबुलेशन वहां बेकार हो जाएगी और फिर हवा पूरी तरफ हमारा राह चलेगा। जियांग द इमोर्टल लुओ फैमिली जो है वो पिछले कई सालों से इस पूरी डायनेस्टी के ऊपर अपना कब्जा जमा के बैठी है, उनका ही दबदबा चलता है। तो हम चाहते हैं यू द चूजन वन, जिसके कारण उस विलन को हम जान से मारेंगे। वो कहता है क्यों नहीं? हम देखते हैं उसका दोस्त कहता है कि लुओ तू ठीक है? यंग मास्टर आपने ब्रेक थ्रू कर लिया ना, अब भी आप एक कल्टीवेटर हैं, सच में आपके पिताजी देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, सच में। वो कहता साले ऐसी बात नहीं है, ये एक एक्सीडेंट था, मैं कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा हूँ आखिरकार। वो डोंट वरी, मैं जानता हूँ पर लेकिन सभी ने आपको देखा है आखिरकार। वो कहता है सिस्टम, वो कहता है होस्ट कंग्रेचुलेशन, ये सब कुछ साले कमीने तूने किया है ना? वो कहता आपने इतनी चीज को अच्छे से एंजॉय किया, आपको अपना माइंड चेंज कर लेना चाहिए, कल्टीवेटर बन जाना चाहिए। वो कहता है कि मुझे जबरदस्ती फोर्स करी हो तो ठीक है, तो देन अब मैं भी ऐसा नहीं करूंगा। हम देखते हैं उस कोठे का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो कहते सर आइए ना, खेलिए ना हमारे साथ, एक ड्रिंक कीजिए ना। वो कहती सुनो माय डियर, जल्दी से तैयार हो जाओ। होता क्या हुआ, मर्द ही तो आने वाले हैं, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है? होता नहीं, आखिरकार एक कस्टमर जो कि इमोर्टल लुओ फैमिली से बिलोंग करते हैं वो यहाँ आए हैं। तभी हम देखते हैं उन दोनों को कोई पोजेस कर लेता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक ईवल कल्टीवेटर आता है, वो उन लोगों को वहाँ टॉर्चर करने लगता है, एक को तो वो वहाँ पे मार देता है। हम देते हैं वो कहता है उसका चेहरा लेने के बाद वो कहती मुझे जाने दो। वो कहता है कि ठीक है, तो लुक देखने से बढ़िया लग रहा है, चलो बाहर आओ, चलो इसकी बॉडी को यहाँ पोजेस करो, आखिरकार ये तुम्हारा अगला टारगेट है। वो देख कि इसके बाद तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा। वो तब मेरे सामने ज़्यादा सब जवान चला रही हो, ये लो। वो कहती ठीक है, करती हूँ। हम देते हैं उसे वहाँ पे पोजेस करने लगती कि मुझे माफ़ करना, और उसे पोजेस कर लेती है। वो तो बहुत बढ़िया, ठीक है, तो मेरा ऑर्डर मानो आखिरकार। हम देते हैं वहाँ पे नीचे पार्टी शुरू हो जाती है। वो कहते कि यंग मास्टर ड्रिंक कीजिए ना। वो तो यंग मास्टर आप मुझे कुछ नहीं लग रहे, क्या हुआ, क्या आप मुझे अनसेटिस्फाई हैं? वो तो नहीं ऐसी बात नहीं है, वो क्या है कि बस मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। सिस्टम कहती कि मेरी बात सुनो आखिरकार, मेरी बात तो सुनो। कम ऑन, ये सिस्टम साली बहुत ज़्यादा अनोइंग कर रही है, परेशान करके रख दिया आखिरकार। मैं क्या करूँ, ये मुझे कल्टीवेटर बनाना चाहती है पर मैं नहीं बनना चाहता। उसकी नज़र तो होती है, हम देखते हैं एंसेस्ट्रल ड्रैगन बीड के ऊपर। वो कहता है यंग मास्टर एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर कैंगलिन सेक्टर से यहाँ आया है आपसे माफ़ी मांगने के लिए। मतलब कैंगलिन सेक्टर से लेके आओ। वहाँ पे वो आता है, वो तो अरे तुम यहाँ पे, तो तुम फिर से यहाँ पे गिफ्ट लेके आए हो, तुम्हारे ये सेक्टर के ऑलरेडी गिफ्ट्स मेरे पास आ चुके हैं मेरे दोस्त। वो कहता है कि बस कुछ दिनों पहले जो मैंने अपने भाग्य को खो बैठा था, मैंने आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, ये ट्रेजर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अपनी ज़िंदगी के आखिरी मोमेंट को एंजॉय कर लो, फिर जब तुम मारे जाओगे तो फिर मैं तुम्हारी लाश के ऊपर एंजॉय करूँगा। जितनी लड़कियों के पास तुम हो उससे 2 गुना ज़्यादा लड़कियाँ मेरी होगी। वो कहता है ये क्या है? हम देखते हैं वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है उस एंसेस्ट्रल बीड के ऊपर। ये देख के सिस्टम भी कहती है ओह
अब आएगा मजा। लगता है होस्ट को अपनी जरूरत पड़ने ही वाली है, आज नहीं तो कल। हम देखते हैं हमारे सिस्टम की जो गाइडलाइंस होती है वो उसको कहती है कि सिस्टम की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर होस्ट को हम लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में पटक दें तो होस्ट को अपने सिस्टम के ऊपर ही अपने डिपेंड रहना पड़ेगा। उधर चलो देखते हैं। ये देख के वो कहता है कि इसको क्या हुआ, इसको कौन से दिन में सस्ते नशे होने लगे। हमारे मेगडी के आगे रिवॉर्ड का ऑप्शन आता है। वो कहता है साली कमीनी, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है कि मेरी बारी, कम ऑन फॉर्मेशन तैयार करो। और वो एक सिग्नल देता है जिससे हम देखते हैं वहाँ पे सभी लोग डर जाते हैं कि नहीं ये तो एक अटैक है। वो तो यंग मास्टर जरा सा मिल के हम देखते हैं वो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। हम देखते हैं वो उसके अटैक को वहाँ पे डिफ्लेक्ट कर देता है, पर लेकिन सिग्नल मिलने के कारण हम देखते हैं सारे असैसिन्स वहाँ आ जाते हैं। ये देख के वो कहता है कि ये लोग कौन हो तुम लोग। वो कहता है कि हम लोग कोई भी है तुम्हें नहीं पता, हम हैं ईविल लोगों को यहाँ मारने आए हैं। इम्पोशन फॉर्मेशन अरे स्टार्ट। हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे एक अरे को लगा देते हैं जिसके कारण हम देखते हैं वो लोग उस अरे के अंदर ट्रैप हो जाते हैं कि बाप रे ये तो इम्पोशन फॉर्मेशन अरे है। हम देखते हैं वो लोग भी वहाँ आ जाते हैं। वो कहता है कि ये 4 जन जो है ये इनकी कोर है, हम इन चारों को मारना होगा जिससे हम इन स्कोर को तोड़ सके, यंग मास्टर को बचा सकें। वो कहता है तो फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, आखिरकार अब कोई भी आखिरकार फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज से ऊपर का बंदा इसके अंदर नहीं आ सकता। लुओ फैंग, चलो अब देखते हैं तुम यहाँ से कैसे बचते हो। होता तो भूल गया यार, इस फॉर्मेशन के अंदर एक फाउंडेशन स्टेज की बंदी है। हम देखते हैं वो उसके ऊपर एक जोर से अटैक करती है। वो कहती तुम क्यों। वो कहती कि मैं यंग मास्टर से बिलोंग करती हूँ, आखिरकार इनसे दूर रहो, ये मेरे हैं। होता तो देन सबसे पहले तुमसे डील करनी पड़ेगी। उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो कहती है कि सिस्टम की देखो तुम्हारे सब ऑर्डिनेट जो है वो उसके बराबर नहीं है, वो जल्दी ही हार जाएगी। वो कहता है ब्रदर लिवो, हम ये यहाँ पे मजे हमारे लिए तो सजा बन रहे हैं। होता कम ऑन तू टेंशन मत ले, जब तक मैं यहाँ पे हूँ कोई भी कुछ नहीं करेगा, तो बस मजे कर ब्यूटी लोगों के साथ। वो ऐसी बात है तब तो ठीक है, कम ऑन लेडीज हम अपना काम वापस शुरू ही रखते हैं। ये देख के वो कहती है कि कब तक इस प्रकार से प्रेटेंड करोगे, मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिरकार सिस्टम की मदद नहीं लेने से क्या होता है। जब ये तुम्हारी ये साथी जब ये हार जाएगी तो वो तुम पे अटैक करने आएगा, तुम्हारे पास कोई प्रोटेक्शन टैलिस्मैन आर्टिफैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं होंगी, तो तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारे आगे एक देवी की तरह प्रकार से तुम्हारे आगे ऑप्शंस रखूंगी, देन तुम्हें बचा लूंगी और फिर तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। ये सही रहेगा। ये देख के वो कहता है कि इसे कौन से सस्ते नशे पड़ गए। हम देखते हैं वो वहाँ हार जाती है। वो कहता है कि देखा वो द लुओ फैंग तुम्हारी बारी। वो मेरी बारी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई बंदा आता है। हम देखते हैं उसकी पावर को महसूस करके वो कहता है कि क्या। वो कहता है ये होता है लुओ फैमिली का डिवाइन गार्ड, इसका नाम होता है गाओ। वो कहता है क्या होता है एरोगेंट ब्रेथ। तो मैं लगता है आखिरकार तुम मेरे यंग मास्टर के अगेंस्ट में कुछ भी कर सकते हो, अपनी तलवार को साइड में गिरा दो। ये देख के वो कहते क्या ये कैसे, तुम अंदर कैसे आ गए आखिरकार, ये फॉर्मेशन तुम्हें रोक नहीं पाई, लगता है मुझे यहाँ से भागना होगा। वो कहता है कि भाग रहे हो, कम ऑन मैं तो आया हूँ, थोड़ी देर मेरे साथ भी तो खेलो। तो मैं लगता है तुम हमारे यंग मास्टर के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट करके यहाँ से बच के निकल जा सकते हो। उधर नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कैंगलिन सोर्स सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। वो कहती कि क्या। तभी हम देखते हैं कोई और उसके ऊपर भी अटैक करता है हमारे मेक के ऊपर, और हम देखते हैं ये होती है वही लड़की। ये देख के वो कहती कि यस मेरी चांस आ गई। तभी हम देखते हैं हमारे मेक की पर्सनल गार्ड जो होती है वो वहाँ आती है और उसे उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है। हम देखते हैं इसका नाम ये होते हैं हमारे मेक की पर्सनल मतलब की अटेंडेंस, इसका नाम होता है यिंग। ये देख के वो कहती है कि सीरियसली इस बंदे के आसपास कितने पावरफुल लोग हैं, तो मेरा होना ना होना एक ही बात है यार। वो कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले दिन देखते ही समझ गई थी, तुम्हारा मिशन था हमारे यंग मास्टर के बहुत ज्यादा क्लोज जाना, फिर एक अपॉर्चुनिटी देखना उनके ऊपर असैसिनेट करने का। वो तो तुम समझ गई। वो तो छोटी सी सक्सेस मुझे मिल गई जब मैं इस लड़की की बहुत ज्यादा क्लोज आ गई थी। दूसरी सक्सेस मुझे तब मिली जब इसने मुझे एक सेलेस्टिक ग्रेड का वेपन दिया, क्योंकि इसी सोर्स से मैं इसे जान से मारने वाली थी। पर लेकिन ये बेवकूफ बहुत स्मार्ट था, इसने मुझे अपने ट्रेजर पेविलियन के स्किप पेविलियन के अंदर नहीं जाने दिया जहाँ पे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स वगैरह है। मेरा मिशन तो वही था आखिरकार, मुझे वहाँ के रेयर मैनुअल्स पढ़ने थे जिससे मैं अपनी फैमिली को भी एक इमोर्टल फैमिली बना सकूं। हमारा मेकर कहता है कि मुझे लगा तुम थोड़ी देर और ये नाटक कंटिन्यू रखोगी, पर लेकिन तुमने अपनी ट्रू कलर बड़ी जल्दी रिवील कर दिया था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। वो कहती क्या, यानी कि तुम्हें पता था आखिरकार। सच में तुम दुनिया को अपने आप को ये बताते हो कि तुम एक फूल हो, पर वास्तव में जिसने तुम्हारे इस एक्ट की जाल में फंस गया वो एक बहुत बड़ा मूर्ख है जैसे कि मैं।
वो तो जब मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था तलवार, तब तुम्हारा मुंह का रिएक्शन सेम था। जब मैंने तुम्हें मैनुअल दिए थे, मतलब तुम्हें कल्टीवेशन टेक्निक्स दी थी, तब भी तुम्हारा मुंह का रिएक्शन सेम ही था। ये तभी व्यक्ति रखता है जब वो नाटक कर रहा होता है। यह तक कि मैंने तुम्हारे अंदर से कोई एक्साइटमेंट भी फील नहीं करी है। तो ये बिलीव करना बड़ा मुश्किल था कि तुम एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हो विथ नो बैकग्राउंड। नाउ यू हैव अ टू चॉइस। पहला, मुझे सब कुछ बताओ, बिना एकदम प्यार से मौत मारूंगा। सेकंड, मेरे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं तुम्हें बड़ी कुत्ते की तरह टॉर्चर कर करके मारेंगे। वो कहती मैं मौत चुनूंगी, चाहे तो मुझे जिंदा जला दो क्यों ना। वेल, गुड चॉइस। मेरे फोर्थ अंकल ने मुझे एज अ बकरे के रूप में इस्तेमाल किया। सच में जब उस समय वो शैडो गार्ड आया था, मैं तो तभी समझ गया था कि आखिरकार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है आखिरकार। नाउ टेल मी, मुझे बताओ आखिरकार क्या हो रहा है। उधर डिवाइन गार्ड, हमें आखिरकार एक न्यूज मिली थी कि कुछ लोग जो है वो जो कि लोग नहीं चाहते कि आपके फादर का यानी पैट्रियार्च का ब्रेक थ्रू हो, सो वो लोग सीक्रेटली हमारे यहाँ पे सिटी के अंदर हैं। उन्होंने प्लानिंग किया था कि वो हेड को असैसिनेट करेंगे, लेकिन उसमें वो फेल हो गए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना वो आपको यानी कि यंग मास्टर को उनके सामने असैसिनेट करे, जिससे उनके अंदर एक इनर डेमन खड़ा हो जाए, जिससे वो अपने ट्रिबुलेशन में फेल हो जाए। हाँ मैं कहता वो तो मैं तब भी समझ गया था जब इस सिस्टम का मूड स्विच हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो कहती है कि तो बताइए होस्ट, हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग शैडो गार्ड जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो आपके दुश्मन है। तो बताइए क्या आप डर गए हैं? हम आपकी मदद करेंगे आपकी पावर को बढ़ाने में, एक दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेशन करने में। हाँ, आपको बस मिशन करना है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। वो कहता है क्या रे, तुम अब तक मेरे प्ले बॉय एक्ट को नहीं समझ पाई क्या? वो यंग मास्टर, इस सिचुएशन को देखिए तो हमारे स्ट्रेटेजी 19, 45, 60 और 72 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी के इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। वो कहता है कम ऑन, बाकी सबको छोड़ो, सीधा 72 स्ट्रेटेजी को अपनाओ। वो तो समझ गई, वो तो 72 स्ट्रेटेजी। वो कहती है जब यंग मास्टर 13 साल के थे तब इन्होंने हमारे देश के सबसे बेहतरीन, मतलब कि सबसे बेहतरीन 3000 स्ट्रेटेजिस्ट को इन्होंने हायर किया था, और उन सब ने मिला के एक साल के अंदर 167 स्ट्रेटेजिस्ट बनाई थी कि यदि अगर असैसिनेशन अटैक होता है तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या करना है। वो तो जैसा एक्सपेक्ट किया था हमारे यंग मास्टर से, सच में ये हमेशा 2 कदम आगे ही चलते हैं। हम आमिर कहते हैं कि कभी कभार जिंदगी में बेवकूफ होना भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है और बड़ा मुश्किल भी होता है। हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे कोई कहता है कि पूरी सिटी के ऊपर फॉर्मेशन लगा दी गई है, सील कर दिया गया है अब हम लोगों को, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, अब हम क्या करें। लुओ फैमिली ने अपने ग्रैंड सीलिंग टैलिस्मैन का इस्तेमाल किया है, अब हम यहाँ से उड़ के भी नहीं जा सकते। आखिरकार मैंने बोला था उसको असैसिनेट करना बहुत ज्यादा रिस्की काम है ना, हमने उनको अलर्ट कर दिया है, अब यहाँ से फेल हुए तो हम मारे जाएंगे। वो कहता बस करो, यहाँ पे बस एक ही पॉइंट बचा है। वो तो कैसा पॉइंट? वो कहता है उस बच्चे को अभी कभी जान से मार देना, चाहे हम सब भी क्यों ना मारे चाहे। मुझे क्या उसे मार देना? आप जानते हैं ना वो लुओ फैमिली में है, वो उनका डायरेक्ट ब्लड लाइन डिसेंडेंट है, उसे मारना इतना आसान नहीं है। वो तो हाँ, हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, लुओ फैमिली हमें जान से मार के देगी, और उस बच्चे को मारना लुओ फैमिली के अंदर ही, इट्स टू हार्ड सर प्लीज। वो तो मैं जानता हूँ ये इतना आसान नहीं है, पर लेकिन अब हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं रहा है, सिटी छोड़ के हम जा नहीं सकते, और काम पूरा किए बिना अगर हम वहां पे गए तो बॉस हमें मार देगा। हमें किस ना कुछ करके यहाँ से निकलना होगा, या तो उसे खत्म करो, मारे जाओ, या फिर यहाँ से भाग जाओ। हम आमिर अपने घर पे बैठा होता है कि देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ का व्यू बड़ा एंजॉयमेंट मिला है। एक मिनट, ये 4 लोग, ये लोग कौन है आखिरकार? हम देखते हैं वो लोग अटैक करते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं वो लोग वहां से भागने की भी कोशिश करते हैं कि ये क्या, हम लोग यहाँ से भाग नहीं पा रहे, ये कैसे। हम देखते हैं वो लोग हमारे मेरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो कहता है अच्छा तो अब ये मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि चलो साथ मिलकर अटैक करते हैं। हम देखते हैं वो सब मिलकर अटैक करते हैं, पर तभी हम देखते हैं वहां पे एक ट्रिबुलेशन होती है कि अरे यार लगता है यहाँ पे वो आ चुके हैं। हम देखते हैं वहां पे एक जोरदार धमाका होता है। होता 72 स्ट्रेटजी, मिलिट्री स्ट्रेटजी। होता चलो जिसका इंतजार था वो व्यक्ति यहाँ आ ही गया है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन बच पाता है। हम देखते हैं वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है, मतलब ज्यादा बूढ़ा नहीं, एक आदमी वहाँ अपीयर होता है कि चलो अच्छा है मैंने अपने माँ बाप को यहाँ बुला लिया था, यानी कि मेरा बाप। जी हाँ, ये होता है हमारे मिंगट का बाप, इस पूरी डायनेस्टी का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। ये देखिए वो लोग कहते हैं कि लुओ वो जी ये कैसे, ये अपनी सर्कुलेशन से इतना जल्दी कैसे आ गया। वो कहता है बस अपनी बेटे की रक्षा के लिए बाप को आना ही पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के ऊपर आंख उठाने की। हम देते हैं वो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। वो लोग कहते हैं कि तो ये होती है पावर। वो कहता है कि बाप रे, ये अब तक मतलब की डिब्लेशन को सक्सेसफुली पास भी नहीं कर पाया, पर फिर भी ये सच में इतना पावरफुल है। हम सभी लोग फेल्स इमोर्टल पे है और ये ट्रू इमोर्टल पे ऑलरेडी पहुंचने वाला है। इतना बड़ा हक गैप, वो कहता है इसे हराना मुश्किल है, भागो यहाँ से। वो कहता नहीं रुक जाओ,
वो कहता है तुम्हें लगता है यहाँ आना इतना आसान है तो भागना बहुत आसान है? कभी नहीं। हम देखते हैं वो अपनी मतलब की पावर का इस्तेमाल करके सो टेक्निक से उन सब के वहां पे लाशें बिछा देता है। वो कहता है कि हमें इसे होल्ड ऑन करना होगा। वो कहता है मैं तुम लोगों को इमोर्टलिटी से मुक्त करता हूँ। वो वहां पे अपनी पावर का एक जोरदार अटैक करता है। मतलब सी देखा, ये है मेरे लिए मेरा ग्रैंड गिफ्ट, असली पावर ये होती है आखिरकार। तभी वो वहां से गायब हो जाती है। वो जी की फाउंडेशन इतनी पावरफुल कैसे है? इसने तब तक ट्रिब्यूलेशन को भी अटैक बुरी तरह से सक्सेसफुल नहीं पास किया था। इसके ऊपर तो ट्रिब्यूलेशन का कोई अटैक काम ही नहीं कर रहा। वो होता है एक मिनट, ये वॉइस किसकी है? एंग सेक्टर। हम देखते हैं वहां पे एक हाथ आता है। वो होता है एंग सेक्टर आ गए हमें बचाने के लिए। होता है एक ट्रू इमोर्टल। देन तो ठीक है, तुम्हें लगता है एक छोटा सा ट्रू इमोर्टल तुम्हें बचा सकता है? मेरे यहाँ से बचा सकता है? कभी नहीं। हम देखते हैं उसके ऊपर ट्रिब्यूलेशन गिरने लगती है कि छोटी सी ट्रिब्यूलेशन, ये लो। और हम देखते हैं एक जोरदार अटैक करता है जिससे वो आसमान के 2 हिस्से कर देता है। आसमान साफ हो जाता है। ये देखिए वो कहता है कि इसने आसमान के 2 हिस्से कर दिए। ये बंदा जीता जागता काल है सभी का। हम देखते हैं हम मेड के तहत तो ये होता है एक कल्टीवेटर होना इतना पावरफुल। पर इसमें कुछ खास बात है नहीं, मैं यहाँ से चलता हूँ। वो जाने लगता है तभी हम देखते हैं उसका बाप उसे अपनी तरफ बुला लेता है। उसका बाप उसे अपने पास हवा में बुला लेता है। वो कहता है देखने से ऐसा लगता है तुम यहाँ से जा रहे थे। वो कहता है वेल वो मैं पिताजी। वो कहता है ये लाइटनिंग देख के तुम्हें कैसा लगता है? क्या कुछ होता है? बस थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी फील हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं। वो कहता है एक ट्रू इमोर्टल रिवोल्यूशन आमतौर पे बड़ी कमाल की होती है, ऑर्डिनरी नहीं होती है। पर लेकिन तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? इसे एकदम ध्यान से देखो बेटा, एक्सपीरियंस के लिए काम आएगा। ये लो, जब यदि तुम अपने दुश्मनों से सामना करो तो तुम इसे लाइटनिंग टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि उनके ऊपर सोना ज्यादा असर करेगा। हम आमेगेट अपनी सिस्टम की तरफ देख रहा होता है। वो होता है तो तुमने देखा लाइटनिंग इमोर्टल ये इस प्रकार से ये ट्रिब्यूलेशन। प्लीज मुझे कल्टीवेशन पाथ में पुश मत करना, मुझे एक और नई जिंदगी जीनी है। होता है हाँ। हम देखते हैं वो वहां से वापस गायब हो जाती है। कुछ घंटों बाद हम देखते हैं हमारे मेगड़े का अंकल वहां पे चाय तैयार करता है। होता है फोर्थ अंकल ये गलत बात है, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। होता है जानता हूँ भतीजे कि इसमें मेरी गलती थी आखिरकार। चलो मुझे बताओ मैं तुम्हें कंपेंसेट करने के लिए ऐसा क्या करूँ जिससे तुम खुश हो जाओ? बताओ बताओ। मुझे सच में कुछ भी ठीक है। तो क्या आप मुझे एक फिशिंग रॉड लाके दे सकते हैं सन वुकोंग की स्टिक से बना हुआ? होता वेल वो थोड़ा। तभी हम देते हैं वहां पे उसका बाप आता है। कांग्रेचुलेशन बड़े भैया, मतलब कि पैट्रियाज आप ट्रू इमोर्टल लेवल के एकदम पीक पे पहुंच गए हैं। सच में इमोर्टल्स की आपके ऊपर ब्लेसिंग है, हमारे इंस्ट्रक्टर की आपके ऊपर ब्लेसिंग है। होता है फेंगवू हम दोनों भाई है, तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। वेल बेटा मैं देख सकता हूँ तुम फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंचे नहीं क्या अब तक? होता है वो मैं एक। वो कहता मैं जानता हूँ तुम पहुंच के हो, तुमने ब्रेक थ्रू किया है। यदि अगर तुम एसेंस कंडेंसिंग स्पिरिचुअल कंडेंसिंग स्टेज पे या फिर फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के पीक पे भी होते तो मैं भी आई थिंक मैं तुम्हारे लिए एंशिएंट इमोर्टल एकेडमी का सीक्रेट रिलम ओपन करवा देता जहाँ पे तुम प्रैक्टिसिंग कर सकते। लेकिन तुम तो अभी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के पहले रिलम पे ही हो। मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। क्या तुम्हें खुद ही अपने ऊपर रिला लेना होगा? वो तो अच्छा ठीक है पिताजी क्यों नहीं। एंशिएंट इमोर्टल एकेडमी सुनने से बहुत मुसीबत लगता है यार। मैं ब्रेक थ्रू नहीं करूंगा, मैं ऐसा ही रहना चाहूंगा। होता वही बात की जाए किंग फैंग, अब तुम शादी की उम्र के हो चुके हो। अब मेरे ख्याल से तुम्हें मुझे एक पोता या पोती दे देना चाहिए। होता क्या शादी, क्या बात कर रहे हो आप? होता है कि यांग टेंग डायनेस्टी की एक प्रिंसेस का हमारे साथ अलायंस का आया था। हमारी फैमिली लुओ फैमिली के साथ वो अलायंस करना चाहते हैं शादी के साथ साथ। यदि अगर मैं अब सोचूं तो मैं भी आई थिंक तुम परफेक्ट मैच हो आखिरकार, तुम मेरी मदद कर पाओगे। सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी ही वहां जाके उनसे शादी की बात पूरी पक्की कर ही लेता हूँ। उसका भाई कहता है कि यांग टेंग डायनेस्टी, कहीं तुम उनकी एम्प्रेस की तो बात नहीं कर रहे? होता है एग्जैक्टली तुमने सही सुना होगा, तुमने सुना होगा बेटा। होता है सुना कई बार देखा भी है, ये अच्छा नहीं है। वो औरत कोई साधारण औरत नहीं है, वहाँ की रानी लिन लैन किंग टैंग डायनेस्टी की प्रिंसेस जो कि अभी नई नई थ्रोन पे बैठी है। कहते हैं उसके सामने खड़े रहने वाला मर्द भी बहुत ज्यादा कांपता है उस औरत से। वो औरत बहुत ज्यादा ब्रूटल है और कहते हैं कि उसकी नजरों में आदमियों की तो कोई औकात ही नहीं है। प्रिंसेस का पति बनना मतलब कि अपनी खुशहाल शांत जिंदगी से बाय बाय कह देना। पिताजी क्यों ना कैसा रहेगा हम किसी और दिन इसके ऊपर बात करें, अभी जरूरत ही कहाँ है। होता क्यों जरूरत नहीं है, हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए।
क्या तुम अपनी माँ की उम्मीदों पे पानी फेरना चाहते हो? तुम्हारी माँ ने कितनी ज्यादा मेहनत की थी आखिरकार प्रिंसेस से बात करने के लिए। वो तुम्हारी और उसकी शादी करवाना चाहते हैं। क्या तुम अपने माँ बाप को, अपने बच्चों का, क्या उनको उनके पोता पोती का मुंह भी नहीं देखने देना चाहते? वो कभी सोचा नहीं था ट्रांसमीटर बनने के बाद कभी ऐसी चीज भी होगी क्या? फोर्सफुली एक मैरिज, मुझे यहाँ से भागना होगा यार। वेल भाई, क्या आपका कोई प्लान है अपनी ब्रेक थ्रू को पूरी दुनिया में अनाउंस करने का? मुझे तुम इस चीज को हैंडल करो। मैंने ब्रेक थ्रू किया है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सर्कुलेशन के अंदर से बाहर निकले बाद अपनी रिलम को स्टेबलाइज करने के लिए। नहीं यार, मैं हार नहीं मान सकता। अपनी पीसफुल जिंदगी मेरे को ज्यादा प्यारी है। कल्टीवेटर बनने से अच्छा है और शादी करने से अच्छा है नल्ला बन के रहूं। ओह हाँ पिताजी, देखिए वैसे भी कुछ लोग हैं जो कि आपके इस टू इमोर्टल जर्नी को तोड़ना चाहते थे, आपको डिस्टर्ब करना चाहते थे, और उन्होंने मुझे टारगेट किया था। तो इस वक्त मैं उनके ऊपर जांच पड़ताल करना चाहता हूँ। मुझे मिशन पे जाना होगा। होता नॉर्मली तू साले इन सब चीजों से दूर रहता है, तुझे प्रॉब्लम में फंसने का कोई इरादा नहीं होता। आज सूरज कहाँ से उगा है यार? खुदा पिताजी, इतने सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट होने के बाद मेरे को रियलाइज हो चुका है आखिरकार मुझे अब अपना बदला लेना होगा। मैं इस चीज को खुद हैंडल करूंगा। होता ठीक है, अब जब तू बदला लेना चाहता है तो ठीक है, तू जा, तेरा पर्सनली बदला ले, मैं तेरा इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। होता शुक्रिया पिताजी, मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके आऊंगा और उस कल्प्रिट को जल्द से जल्द पकड़ के लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है। होता भाई, किंग टैंग डायनेस्टी का मैटर को लेकर तेरा क्या रिलेटेड है? क्या तेरा क्या ओपिनियन है? वो तो भैया, अगर मैं बताऊं तो अभी जिस हिसाब से इसकी प्रोग्रेस है, जिस हिसाब से ये कर रहा है, मेरे ख्याल से इस वक्त थोड़ा सा पल के लिए अगर साइड में भी रख देना उस मैटर को तो बेटर रहेगा। बाकी मेरे ख्याल से ये खुश है तो इसमें हमारी खुशी है। वो कहता है, मैंने ब्रेक थ्रू की में रियलाइज किया इस दुनिया की जो पावर है वो कम होती जा रही है। आखिरकार स्पिरिचुअलिटी कम हो रही है। आगे आने वाले भविष्य में हमें एम्परर सुपीरियर लेवल पे या फिर फेल्स इमोर्टल लेवल के लोग हमें फिर रेगुलर देखने को मिलेंगे हर तरफ, हर जगह पे। हाँ, अब कल्टीवेशन पाथ तो इजी हो चुका है। आए दिन हर बंदा कल्टीवेटर बनने के लिए राह पे निकल जाता है, जिससे हेवन को भी अब तकलीफ होती ही जा रही है। रोज नई नई ट्रिब्यूलेशन भटकता ही जा रहा है। वो मेरे ख्याल से इमोर्टलिटी का एरा नया आने वाला है और फिर भविष्य होगा केओस और बर्बादी का। हम द्वितीय मामेट अपनी मेट के साथ जा रहा होता है। वो तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलना होगा किसी तरीके से। वो कांप रहा होता है। वो कहता है मेरा ये, ओह हाँ समझ गया। दूसरी तरफ सीन आता है, हम देखते हैं हमारी सिस्टम को, जो कि अपनी सिस्टम वर्ल्ड में किताबें पढ़ रही होती है। वो कहते यदि ट्रिब्यूलेशन को देखा तो पता नहीं क्यों मेरा मूड उतर सा गया है। तभी उसे कुछ रियलाइज होती कि नहीं, मैं इस प्रकार से बैठी नहीं रह सकती। और वो हमारे मेट के सारे पलों को देख रही होती है, जिसमें हम देखते हैं हमारा मेट जब छोटा होता है तब से लेके वो इंजॉयमेंट करता है, लड़कियों के साथ घूमता रहता है। उन सब चीजों को देख के वो कहता है कि मेरा होस्ट, ये मेरा होस्ट है, मेरा प्यारा होस्ट। यदि अगर सिस्टम बस इसे देखता रहे और इसे बस पॉइंट देखता रहे देखने के लिए भी तो बढ़िया रहेगा। हम दीदी मामा कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो तो फाइनली तुमने कल्टीवेशन स्टार्ट कर ही दी। वो वहां पे आग को बनाता है, लेके जाता है और चूल्हे के नीचे रख देता है कि चलो मछली पकाने का टाइम। ये देख के वो कहते कि क्या, उस दिन मुझे इस प्रकार से डिसअपॉइंटमेंट फील हुई, पर मैं इस प्रकार से हाँ नहीं मानूंगी। फिर कुछ समय बाद हम देते हैं लुओ फेंग के लिए वहाँ पे क्लास टीचर भी अरेंज किया जाता है, जो कि उसे दिखाएगा और सिखाएगा जब हमारा मेकेट का बाप सर्कुलेशन में होगा। वो कहता है कि यदि अगर तुम एक फिजिकल कल्टीवेटर बनना चाहते हो तो एक फिजिकल कल्टीवेटर की हमेशा सबसे बड़ी खास बात होती है उसकी फिजिकल कल्टीवेशन। यदि अगर व्यक्ति फिजिकल कल्टीवेशन में माहिर होता है तो वो आमतौर पर बाकी जितनी भी कल्टीवेशन होती है जैसे मैजिक, वाटर एंड एनीथिंग, उनके अंदर वो आमतौर पे कमजोर हो जाता है। उसका कल्टीवेशन रिलम भी है ना, वो गिरने लग जाता है, वो वहीं पे रहता है। पर वहीं बात करें उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की, उसकी फिजिकल कल्टीवेशन जो है वो बढ़नी शुरू कर देती है, उनमें प्रोग्रेस आना शुरू हो जाता है। होता है क्या करो, फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के पीक लेवल पे अगर ब्रेक थ्रू किया तो मुसीबत आ जाएगी। होता यंग मास्टर, वहीं देखा जाए तो आपके पास बस ग्रेड बी की एट्रीब्यूट है, पर लेकिन फैमिली रिसोर्सेज की मदद से इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। आई थिंक आप फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज से ऊपर भी जा सकते हैं, बट याद रखिएगा आपकी मेडियंस के अंदर ये पावर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज मेडियन टूट सकती है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आपको अपनी कल्टीवेशन पे अच्छे से फोकस करना होगा। मतलब ऑल राइट ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा आगे से। मेडियंस वगैरह के इन सब चीजों के बारे में तो मैं जानता ही हूँ। तभी हम देते हैं सिस्टम कहता है कि क्या बात है, आप अपनी क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, जिसके लिए हम क्या है आपको ए ग्रेड की फिजिक्स देते हैं। वो तो क्या कह रहे हो, वो तो यंग मास्टर आप ठीक है? वो तो नहीं, बस वो मेरी मेडियंस के अंदर पावर ओवरफ्लो हो गया था, मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था। मुझे क्या पता था सिस्टम साला इस प्रकार से चीजें दे देगा, मेरे को ध्यान नहीं देना चाहिए था। वो तो लकीली आप एकदम ठीक है, बस एनर्जी अनस्टेबल है। वो तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या मैं जा सकता हूँ? वो तो हाँ क्यों नहीं। हाँ मामेट बाहर आता है। वो कहता तुमने कमी नहीं कहीं की,
होता है माय डियर होस्ट, पिछली कन्वर्सेशन के बाद मैंने सोचा है एक यूजलेस सिस्टम बनना इतना भी मुश्किल नहीं होता। बस आपको एब्जॉर्ब करना है, आपको देखते रहना है, बेकार हरकतों पे आपको रिवॉर्ड देना है, ये बढ़िया रहेगा। आप कल्टीवेशन नहीं करना चाहते मत करो, हम आपका कल्टीवेशन लेवल ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, फिर देखते हैं। हम मामेगटे कहता है कि सच में तुम बिजनेस डील के अंदर बड़ी माहिर हो, तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे क्लाइंट को वास्तव में क्या चाहिए था। हम देते हैं हमामीटे ज्यादा कुछ नहीं करता, तभी हम देते हैं वो बेकार चीजों के कारण भी उसका लेवल अप होता रहता है वो चीजों को बिगाड़ने की कोशिश करता है पर लेकिन नहीं हो पाता। हम देखते हैं हमामीटे इस चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, होता है बस करो यार, अब बस बहुत हो गया, अब मुझे ब्लेम मत करना, सारा सामान लेके आओ। होता है यंग मास्टर आपने जो जो मांगा था हम वो सब चीजें लेके आ गए हैं। वो कहता है कि ये इतना कुछ तो काफी है। वो कहते तुम क्या करने की कोशिश करे हो, वो तो तुम्हें पता चल जाएगा। हमामेगटा सारी पिल्स को निकालता है और एक ही बार में खा जाता है। उसके अंदर हम देखते हैं जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो साथ में सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं वहां पे पावर का इतना जोरदार फ्लो आता है जिसके कारण वो सभी लोग उड़ जाते हैं। हमारे मेगट की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इनहेंस होने लगती है और कल्टीवेशन नीचे गिरने लगती है। ये देख के वो कहती है कि क्या सो तुम अपनी कल्टीवेशन को वीक कर रहे हो अपनी फिजिक्स को इम्प्रूव करके। होता हाँ तो तुम्हें पता चल गया। जिंग एक काम करो, किचन शेफ को बोलो कि आज मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है। होता ठीक है क्यों नहीं। पैट्रियाज हॉल में जहाँ पे वो कहता है कि तुम कह रहे हो कि मेरा बेटा बड़ी जल्दी ही ब्रेक थ्रू कर लेगा, वो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के पीक लेवल पे भी जल्दी ही पहुंचने वाला है, इसलिए मैं उसके लिए इमोर्टल एंशिएंट रिलम को ओपन कर दूं। मैं भी आई थिंक उसने फोर्सफुली अपने आप को कल्टीवेट किया होगा जिसके कारण उसका ब्लड आया होगा। होता ऐसा हो सकता है पर लेकिन ये एक हार्ड वर्क की निशानी है माय लॉर्ड। तो चलो अच्छा है, मेरा बेटा कम से कम मेहनत तो कर रहा है, एज मैं इसका बाप उसे डाउन नहीं जाने दूंगा। जाओ मेरे ट्रेजर पवेलियन के अंदर से 9 रिवोल्यूशन ब्रेक थ्रू पिल लेके आओ, मैं अपने बेटे की मदद करूंगा उसको फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज से भी ऊपर जाने के लिए। होता ठीक है माय लॉर्ड क्यों नहीं। हमामेगटा जबरदस्ती बहुत सारी पिल्स खा लेता है जिसके कारण उसकी फिजिक्स का जो लेवल है वो ए ग्रेड पे ए रैंक पे पहुंच जाता है और कल्टीवेशन जो है वो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के मिडिल लेवल पे पहुंच जाती है, जो कि कहाँ पीक लेवल पे थी कहाँ मिडिल लेवल पे आ गई है। होता जस्ट एक बाइट और फिर इमोर्टल फिजिक्स, फिर फिजिक्स के बाद में फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के एकदम लो लेवल पे फिर मुझे कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताओ तुम्हें लगता है तो मुझे बीट कर पाओगी। तभी उसका बाप आता है कि बेटा वो तो पापा तो मैंने सुना तुम्हें ब्रेक थ्रू की बड़ी चिंता हो रही है। खैर कोई ना, देखो इतने समय से मैं देख सकता हूँ तुम प्रैक्टिस कर रहे थे पर तुम्हारी पुअर फाउंडेशन के कारण तुम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो। खैर बेटा कोई बात नहीं, ये मेरी गलती कि मैं तुम पे ज्यादा प्रेशर दे रहा था। ये लो ये है 9 रिवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू पिल, ये एक कमाल का ट्रेजर है जो कि मैं अपने ट्रेजर पवेलियन से लेके आया हूँ, जो कि तुम्हारे कल्टीवेशन को मदद करेगी 4 मोटल लेवल से सीधा ब्रेक थ्रू करने में। विदाउट इसके तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो कहता है क्या हो डोंट वरी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे अंदर जो पावर है वो डाऊंगा जिससे कारण कि तुम डाउ की पावर को समझ पाओ और इससे मैं तुम्हें एब्जॉर्ब भी करवाऊंगा कि इस पावर को कैसे एब्जॉर्ब करना है, बस अपने शरीर में किस प्रकार से बाद में हैंडल करना है। ये देखिए सिस्टम खुश हो जाती है, होता नहीं पापा पापा मेरी बात सुनिए, और जिसके कारण हमारा फिर 2 रिलम सीधा अप हो जाता है। हम देते हैं लिंगलोंग पेविलियन में जहाँ पे कुछ गार्ड्स आते हैं। होती कौन हो तुम लोग। होता है हमें माफ कीजिएगा पर लेकिन हमें यंग मास्टर का ऑर्डर है, हम आपको यहाँ पे खरीदने आए हैं। होते क्या होता हो क्या रहा है, कोटे से कोई किसी को खरीद के लेके जा रहा है। कौन हो सकता है इतना पावरफुल जो कि यहाँ से ये कोई औरत को खरीद के लेके जा सकता है। और कौन हो सकता है, एक ही द फेमस प्ले बॉय फ्रॉम द इमोर्टल लुओ फैमिली, लुओ फैन। जहाँ पे हम देते हैं वो लोग उसे खरीदने की बात कहते हैं कि मैडम इस प्रकार से आइए, यहाँ से आइए। वो क्या है कि हमारे योर मैजेस्टी है यानी कि हमारे यंग मास्टर वो आपको तो खरीद चुके हैं पर लेकिन आप वहाँ अकेली फील ना करें उनके पास, तो उन्होंने आपकी जो अटेंडेंस जो है यानी आपके नौकर उनको भी खरीद लिया है जो कि आपको कंपनी देंगे। वो कहता है शांत हो जाओ, बस सिचुएशन को एब्जॉर्ब करते रहो, तुम बहुत अच्छा काम करी हो अपनी एक्टिंग को छुपा के। इस प्रकार से उस प्ले बॉय को हम सेड्यूस कर लेंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा। उधर आपके यंग मास्टर लुओ का शुक्रिया, मैं तो खुद चिंता थी कि मैं लुओ मेंशन में किस प्रकार से अकेली रहूंगी बिना किसी से बात करे। उधर आप गलत समझ रही है, हम लुओ मेंशन में नहीं जा रहे हैं। उधर तो हम कहाँ जा रहे हैं आखिरकार। हम देखते हैं वहां पे एक बोट आती है जिसको देख के वो लोग कहते हैं कि ये इतनी बड़ी बोट ये किसकी है भाया। वो कहता है कि एक ही हो सकता है इतनी बड़ी बोट का मालिक, इमोर्टल लुओ फैमिली। ये बोट जो है वो 5 इमोर्टल रिलम से भी ऊपर लेवल की है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल बोट लग रही है। और वहीं कहाँ जाऊं तो 20 साल पहले इस लुओ फैमिली के पैट्रियाज ने इस शिप का इस्तेमाल किया था 3 रीजन्स के ऊपर अपना दबदबा बनाने के लिए। इससे हम मिलियंस ऑफ किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकते हैं ना। ये बोट सिर्फ उसी के पास है, बाकी बड़े बड़े सेक्टर्स भी ऐसी बोट अपने पास नहीं रख सकते। और उससे भी ज्यादा
इस बोट को चलाने के लिए एक कल्टीवेटर का लेवल सोवेरियर लेवल या एम्परर लेवल से भी ऊपर होना चाहिए, तब जाके कोई बंदा इसको चला पाएगा। छोड़ो यार, हम जैसे नॉर्मल बंदे अगर हजारों करोड़ों की बलि भी दे देना, इस बोट को 5 मीटर भी हम ना चला पाए आखिरकार। सच में वो यंग मास्टर, आखिरकार हम इस प्रकार से बोट लेके ये कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि इस प्रकार के असैसिनेशन अटैक तो आपके ऊपर कहीं पे भी हो सकते हैं। हमें घर के अंदर रहना चाहिए जिससे हम आपकी प्रोटेक्शन कर पाए, क्योंकि इस प्रकार से तो साउथर्न और वेस्टर्न बॉर्डर वालों को पता चल जाएगा। वो होता मैं घर पे नहीं रह सकता, इस प्रकार की चीजें घर पे भी होना संभव है। सो इसलिए होता ये मेरी गलती है माय लॉर्ड कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाई, प्लीज मुझे सजा दीजिए। अरे वो कहता है, कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये बस असैसिनेशन अटैक है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, एकदम शांत हो जाओ। सिस्टम कहता है बस सुबह सुबह का टाइम है, आपकी गाड़ी ये कहाँ चली आखिरकार? उधर ये थी मैं कर रहा तो मेरा बाप कसम से मेरे से टास्क करवाया करके ये सिस्टम के टास्क पूरे करवा देगा और शादी की भी बात करेगा। मैं एक लेजी पर्सन हूँ, लेजी पर्सन बनना भी कितना हार्ड बनता है यार। वो क्या है कि थोड़ा बाहर का एक्सपीरियंस लेना भी बड़ा जरूरी है, और यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से बदला भी बहुत आसानी से लिया जा सकता है। वो यंग मास्टर, वैसे वो जो कोठे की औरत है वो और उसके साथी यहाँ बोर्ड पे आ चुके हैं। उनके अंदर कोई भी सस्पिशियस बिहेवियर नहीं लग रहा, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। हमने चेक किया, बोले चलो अच्छा है, चलो गेस्ट से हम बाद में मिलेंगे। हम देते हैं वो वहाँ पे उससे कोठे वाले के पास जाता है। वो अपनी चीजें याद करी होती कि जब वो एक की वाइल्ड स्पिरिट गोस्ट हुआ करती थी, तब हम देखते हैं कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया था कि इसे बेच के आज के दारू का बंदोबस्त हो जाएगा। उसे बड़ी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता था कि मैं एक फॉरेस्ट डीमन को स्पिरिट हूँ, मेरा काम बस मतलब कि लोगों को सेड्यूस करना, उनसे उनकी स्पिरिचुअल पावर लेना था। लोग बस मुझे इस प्रकार से इस्तेमाल करते थे जैसे मैं तो एक टूल हुआ आखिरकार। मेरे को कभी भी एक सच्चे इंसान की तरह नहीं देखा जाता था। वो कहता तुम्हें व्यू कैसा लगा? अच्छा लगा? कुछ दिन और फिर हम जिन लियू माउंटेन पे पहुंच जाएंगे। तुम्हें पता है रात को ये जो आसमान है ये कलरफुल हो जाता है, इसके अंदर चमचमाते तारे बड़े खूबसूरत लगते हैं आखिरकार। क्या तुम देखना चाहोगी? नज़ारा बड़ा खूबसूरत होता है। वो कहती है वाह, आपकी कल्टीवेशन तो बड़ी कमाल की है, आपको इस दुनिया का इतना बड़ा अच्छा सा जनरल नॉलेज है, मुझे कभी पता नहीं था। सच में आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। होता नहीं, मेरे घर पे बस कुछ ऐसी किताबें पढ़ी रहती थी, उनके अंदर लिखा रहता था तो मैंने पढ़ लिया था। क्योंकि आखिरकार मुझ जैसे इंसान को खूबसूरती के बारे में क्या ही पता आखिरकार, क्योंकि मैं तो खूबसूरती अभी खुद देखने वाला हूँ बेड के ऊपर। होते क्या मतलब? यंग मास्टर, क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे कारण उस समय असैसिनेशन अटैक हुआ था? हो ना, अरे ये तुम कैसी बातें करी हो? बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार इंसान की जर्नी, उसकी जिंदगी में क्या कुछ होता है ये कोई नहीं जानता, और दूसरों पे ब्लेम करने से अच्छा यदि वो उस मामले को खुद अपनी दिमाग से सुलझाने की कोशिश करे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। होता देन यंग मास्टर, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो तो तुमसे एक्सपेक्ट प्रॉपरली, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बायोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें समझाओ। वो क्या होता है? वो तो तुम्हें पता चल जाएगा। और हम देखते हैं वो उसके कपड़े उतार देता है। वो देख क्या, और हम देखते हैं हमाम मेगेटर और उन दोनों शुरू पड़ जाते हैं। ये देखिए सिस्टम कहते हैं कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको 19,000 16,000 डुअल कल्टीवेशन पॉइंट मिलते हैं, विटल एनर्जी इतनी मिली है, डुअल कल्टीवेशन सक्सेसफुल। हम देखते हैं एक रात जाने के बाद हमाम मेगेटर उठता है। होता है कि ब्रेक थ्रू करना इतना भी मुश्किल नहीं है, बुरा नहीं है। मेरी करंट बॉडी की फिजिक्स के कारण मैंने सच में बहुत अच्छा डुअल कल्टीवेट किया है। मेरी बॉडी फिजिक्स भी है, वो भी A ग्रेड पे है। सच में दुनिया में कल्टीवेट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके भी होते हैं, जिनमें से एक ये डुअल कल्टीवेशन भी है, जो कि इतना अच्छा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। वो सिस्टम की तरफ देखता है तो सिस्टम मजे ले रही होती है। हम आप में कहते कि इसे कौन सा सस्ता नशा पड़ गया आखिरकार। वो कहता है कि आपने डिप्लोमा कर लिया है एक ह्यूमन और एक डीमन स्पिरिट कोस्ट के साथ, आपने डुअल कल्टीवेट करने का। हम देते हैं 2 दिन बाद, जहाँ पे वो कहता है कि ठीक है तो ये है द लेजेंडरी 4 सीजन मेड्रिल फॉरेस्ट। सच में ये बहुत ज्यादा कमाल का दिखता है। बुक्स में सच में सही लिखा है। ये पेड़, ये जंगल सच में रहस्य से भरा हुआ है। यदि अगर तुम्हें एक ही बार में चारों मौसमों का मजा एक ही बार में लेना है तो तुम यहाँ जब तुम्हें सब पता चल जाएगा। तभी हम देते हैं उसे कुछ सुनाई देता है कि यंग मास्टर, आपने कुछ सुना? होता क्या? होता वहां से मुझे कुछ आवाज आ रही है, चलो। हम देखते हैं वो लोग वहां जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं एक आदमी ने मकड़ी के जालों में कुछ बिठा के रखा होता है। उसके आगे 3 बच्चे होते हैं, वो मंत्र उपचार कर रहा होता है। तीनों बच्चे हिप्नोटाइज होते हैं। तभी एक की आंखें खुल जाती है, उसकी वो उबासी लेने लगता है। तभी वो कहता है कि तुमने मेरी शांति में भंग डालने की कोशिश की। बच्चे, इमोर्टलिटी का पार्ट इतना आसान नहीं है, तुम इमोर्टल बनना चाहते हो ना, तो देन मरो। और हम देखते हैं वो अपने अंदर से अपने मकड़ी वाले दांत निकालता है। वो कहता है कि तुमने मेरी इमोर्टलिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, तो मैं अब इसका अंजाम चुकाना होगा आखिरकार। परमात्मा की गोद में खेलने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे।
हम देखते हैं जो वो बुढ़ाओ जो होता है वो है ना वहाँ पे कहता है कि ये काफ़ी नहीं है, मुझे तुम लोगों की और चाहिए। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ लोग वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो एकदम मैं एक इमोर्टल हूँ, तुम लोग मेरे यहाँ से भाग रहे हो बच्चों, लगता है तुम्हें अब मरना होगा। हम देखते हैं वहाँ पे एक बच्ची गिर जाती है। वो कहता है तुम भाग क्यों नहीं हो, क्या तुम्हें इमोर्टल नहीं बनना क्या? ये सुन के वो कहती कि तुम एक झूठे हो, तुम हमें कोई सिखा नहीं रहे, तुम हमें जान से मारने वाले हो। वो कहता अच्छा देखो बच्चे, इमोर्टलिटी के लिए कभी कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। मैं तुम्हें आखिरकार इमोर्टल बनना सिखा रहा हूँ, इमोर्टल टेक्निक के बारे में सिखा रहा हूँ। तुम्हें अपने इमोर्टल भाग्य को मतलब कि एक्सेप्ट करना होगा। तुम्हारा भाग्य बड़ा बेकार है, अपने आप को मेरे प्रति समर्पित कर दो, तुम्हारी जिंदगी मेरी कल्टीवेशन को बढ़ाएगी। तभी हम देखते हैं कोई उसके ऊपर अटैक करता है तो वो बच जाता है कि किसने। हम देखते हैं वहाँ पे आती है अपनी मेड कि यंग मास्टर ने कहा है कि आखिरकार तुम यहाँ पे उनके इंजॉयमेंट को बेकार करे हो, ये फॉरेस्ट उनका है तो आखिरकार तुम उनको यहाँ पे बर्बाद मत करो। ये देख के वो कहता है एरोगेंट, हाँ कोई ना, बढ़िया कल्टीवेशन है, तुम्हें अब्सॉर्ब करके मजा आ जाएगा। तो जैसे वो उसके ऊपर अटैक करती है हम देखते हैं वो घबरा जाता है कि ये तो एक हाई ग्रेड का वेपन है। वो उसे बहुत बुरी तरीके से वहाँ मारती है। वो कहती है कि नाउ अब तुम कुछ कहना चाहोगे, और उसके ऊपर इतना जोरदार अटैक करती है कि उसका वहीं खेल खत्म। ये देख के वो कहती कि इनविंसिबल होता, डरो मत, अब सब एकदम एकदम चिंतानिष्ठ रहो। ये सुन के वो कहती कि तुम, हम देखते हैं वो कहते यिंग, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत सारे कूल मूव्स करने को कहा था, तुमने तो गेम बड़ी जल्दी खत्म कर दिया यार। वो तो मैं भूल गई थी, मैं फाइटिंग पे फोकस कर रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसकी एनर्जी होती है कि मास्टर मुझे नहीं लगता कि ये भी पूरी तरीके से मरा है क्या, होता लगता है ये भाग गया है। हाँ मैं अपने गार्ड्स को कैसे ढूंढवाना चाहिए, होते क्यों नहीं। हे लिटिल गर्ल तुम कहाँ से हो? वो तो मैं शिंगयांग विलेज से हूँ। वो तो तुम्हें तुम्हारा घर पता है? वो तो नहीं, मुझे तो मेरे पिताजी यहाँ छोड़ के गए थे, कहते थे यहाँ पे एक इमोर्टल मास्टर है जो कि मुझे सिखाएंगे। वो तो बेटा यहाँ कोई इमोर्टल मास्टर नहीं था, ये एक इविल कल्टीवेटर था जिसका दिमाग सर फिरा था। वो तो बट लेकिन उसने बहुत सारे लोगों को कल्टीवेशन सिखाई थी, ये एक इमोर्टल मास्टर है, ये झूठा कैसे हो सकता है? इसने कहा था मेरा भाग्य कल्टीवेशन से जुड़ा हुआ ही नहीं है। वो तो यंग मास्टर हमने ऑलरेडी कम्युनिकेशन तलिस्मन भेज दिया है शिप के ऊपर। वो तो बढ़िया है। वो कहती है कि यंग मास्टर इस लड़की के ऊपर मुझे कर्स ब्रीडिंग दिखाई दे रही है। वो तो कर्स ब्रीडिंग वो क्या होता है? वो तो कर्स ब्रीडिंग एक मार्क होता है, इविल कल्टीवेटर्स इंसानों के ऊपर छोड़ते हैं जिनकी कल्टीवेशन बेकार होती है या फिर जिनकी कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते, उनके ऊपर ये मार्क छोड़ते हैं जिससे उनके अंदर की प्योर स्पिरिचुअल लाइफ या लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करके जिससे वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते हैं। इविल कल्टीवेटर ऐसा ही मेथड इस्तेमाल करते हैं अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, और फिर वो इनका इस्तेमाल करके उनके अंदर से उनकी पूरी लाइफ स्पोर्स मतलब लाइफ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तब वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते हैं क्योंकि लाइफ सोर्स से ही स्पिरिचुअल पावर बनती है, जिसके कारण वो लोग उनसे वापस से वो सब लेके अपने आप को पावरफुल बनाते हैं, एक इमोर्टल बनाते हैं। तभी तो हम उनको इविल कल्टीवेटर कहते हैं। और उस इविल कल्टीवेटर ने इस बच्ची के ऊपर वहां पे वो मार्क लगा दिया। यदि ये बच्ची का फिजिकल पावर आगे बढ़ा और या फिर इसकी या फिर कल्टीवेशन पावर बढ़ी तो फिर इनडायरेक्टली वो जितनी भी पावर है इससे हटके वो उस इविल कल्टीवेटर के पास जाएगी। वो तो कोई मेथड है इसे हटाने का, वो तो तरीका तो है, परंतु अगर हमने गड़बड़ की तो जिससे इसका लाइफ स्पेल भी कम हो सकता है, ये मर सकती है। तभी वो बच्ची कहती है कि इमोर्टल सिस्टर मैं आपके डिसेबल बनना चाहती हूँ, प्लीज आप एक इमोर्टल कल्टीवेटर है, मुझे सिखाइए इमोर्टलिटी कैसे प्राप्त करते हैं। हम आमेंगटे की गास वहाँ पे जितने भी कुकुम जो है उन सबको खोलते हैं तो वो कहता है कि ये भी नहीं बचा। वो कहता है ये कर्स क्या इसके द्वारा मैं कभी इमोर्टल नहीं बन पाऊंगी? बोला हाँ, इस कर्स के द्वारा तुम जितनी भी इमोर्टलिटी की प्रैक्टिस करोगी वो सारी किसी और के पास चली जाएगी। वो वहाँ रोने लगती है। हम आमेंगटे कहता है कि दुनिया ये रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करना होगा। बोला यंग मास्टर अब हम क्या करें? वो तो करना क्या है, इसे इसके घर लेके चलते हैं आखिरकार और गाओ, और तुम लोग जरा इस विलेज के बारे में पता करो और सब चीज़ों के बारे में। वो तो ठीक है यंग मास्टर, पर लेकिन जो ये बच्चे बाकी सब मारे गए हैं इनका क्या करना है? वो तो इन सबको साफ करो। वो तो ठीक है क्यों नहीं। वो कहता है इस जंगल की खूबसूरती बड़ी कमाल की है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। हम देते हैं सीन आता है शहर पे जहाँ पे वो लोग आते हैं। वो तो सिटी तो बड़ी कमाल की है, वो तो ज्यादा देखो मत, ज्यादा कमाल की नहीं है। आज यहाँ पे कुछ कमाल का होने वाला है, सुना है यहाँ पे एक गॉड का स्टैचू आने वाला है। वो तो मास्टर ये सही नहीं है। वो बता दिया हमारे यंग मास्टर के पास एक स्पेशल कल्टीवेटर्स का ग्रुप है जो कि जब भी ये हमारे यंग मास्टर किसी सफ़र पे निकलते हैं तो जिस सफ़र पे वो जाने वाले हैं उस सफ़र की रूट के ऊपर आगे कोई मुश्किलात ना हो, कोई आगे कोई गड़बड़ ना हो, तो उसके लिए वो कुछ आगे कल्टीवेटर्स को भेजते हैं जिससे आगे की सिचुएशन के बारे में जान पड़ताल कर सकें। उधर तो ये बात है, आप इतने ज़्यादा इसलिए खुश हैं। ये देखिए सिस्टम कहता है कि बस अपने पैसों के ऊपर डिपेंड है ये आदमी, इसके कल्टीवेशन का तो कोई प्लान ही नहीं है। तभी हम देखते हैं उसकी बच्ची को, हम देखते हैं वो घबराई होती है कि देखो डरो मत, हम लोग यहाँ पे मजे करेंगे क्योंकि संसार में कल्टीवेशन के अलावा भी बहुत कुछ है। एक व्यक्ति अगर सही से जिंदगी जी ले वो भी काफी आखिरकार उसके लिए। वो तो यंग मास्टर मैं वो हूँ जो कि कल्टीवेशन बनना चाहती थी, कल्टीवेटर बनना चाहती थी अपनी फैमिली के लिए, मैं एक यूजलेस हूँ। ये सुन के वो वहाँ पे हम देते हैं उसे खुश करने लगता है, उसे अपने आर्टिफैक्ट पे बिठाता है। होता है यंग मास्टर धीरे मुझे चक्कर आ रहा है।
उधर ठीक है जैसा तुम कहो। तभी उसका बाप आता है, उधर किंग, उधर पापा। वो उनके पास जाती है, उधर किंग तुम यहाँ पे क्या करी हो, इमोर्टल कल्टीवेशन मास्टर तुम यहाँ पे कैसे आई, क्या तुम भाग गई? उधर नहीं पापा, वो एक फ्रॉड था। उसका बाप उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, उधर फ्रॉड तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या, विदाउट कल्टीवेशन के तुम कुछ नहीं कर सकती। आखिरकार मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए कितना ज्यादा खोया है, आखिरकार तुम कुछ नहीं सीखी। उधर पापा मैं झूठ नहीं बोल रही, वो एक इमोर्टल कल्टीवेटर एक फ्रॉड था, वो मैं कभी जिंदगी में कल्टीवेशन कर ही नहीं सकती। हम देते हैं उसकी नजर वहां पे हमारे नेगेटिव की तरफ जाती है। उधर बेटा मेरी बात सुनो, दूसरों की बात कभी मत सुनो। वो कर्स वगैरह इमोर्टल कल्टीवेशन मास्टर जिन्होंने जो कुछ बोला वो सत्य है। आखिरकार वो कर्स भी क्या पता तुम्हारे आगे काम आए, जिससे तुम एक इमोर्टल बन जाओ। कहती है पर पापा मैं सच कह रही हूँ। वो कहता बकवास करना बंद करो। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है अगर तुम इस प्रकार से भाग आओगी तो फिर जो मैंने खोया है क्या मैं वो सब कुछ पालूंगा? तभी वो कहता है कि यहाँ पे गॉड स्टैचू यहाँ आ चुके हैं। हम लेते हैं उस बुढ़ाओ की स्टैचू को। वो लोग कहते हैं कि ये तो वो झूठा कल्टीवेटर है। वो तो बकवास करना बंद करो, इनके सामने झुको। हम देते हैं हमारी मेड कहती कि यहाँ से संभल के, मुझे ठीक ना लगे है। हम देते हैं वो वहाँ स्माइल देता है, सभी लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं पल भर में। हम देते हैं यिंग वहाँ पे अपना अटैक तैयार करती है। तभी हम देते हैं वहाँ पे उनके साथ एक प्रिस्ट भी होता है। होता तुम यहाँ क्या करने की कोशिश करी हो? तो वो एक जोर से अटैक करती है मूर्ति के ऊपर, जिससे मूर्ति आधी टूट जाती है। वो कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे इमोर्टल मास्टर के स्टैचू के ऊपर अटैक करती हो। हम देते हैं वो वहाँ अपनी इविल कल्टीवेशन का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे हम देते हैं उन सभी से एनर्जी लेने लगता है। एक बंदे को वो एनर्जी दे देता है। वो कहता है मैं इमोर्टल कल्टीवेशन सीख रहा हूँ, वंडरफुल। तो ये होती है तभी हमारे का ड्रैगन पेंडेंट वहाँ एक्टिवेट हो जाता है। होता ही हम मास्टर ये लोग कर्स के द्वारा इफेक्टेड हैं, ये मूर्ति इनको कंट्रोल कर रही है। होता अब समझ आया कि ये लोग इस प्रकार से पोजेस्ड क्यों कंट्रोल हो चुके हैं। हो गया हम यहाँ से भाग नहीं सकते। उधर नहीं मास्टर ये सही नहीं है, हम यहाँ से भाग नहीं सकते। आखिरकार उधर कोई बात नहीं, पर पता नहीं क्यों मेरे को तो कोई चेंजेस महसूस नहीं हो रहे। हम देखते हैं वहाँ पे सिस्टम को, जिसके सिस्टम में एरर आके रखा होता है। उधर यार कमी ने तो मेरी होस्ट की बॉडी को कंट्रोल करना चाहता है, कभी नहीं। ये देख के वो कहता है कि ठीक है। तो वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरे इमोर्टल मास्टर के ऊपर अटैक करने की। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इन्होंने हमारे इमोर्टल गॉड के ऊपर अगेंस्ट में गए हैं, इनकी डिसरिस्पेक्टफुल की है। इन लोगों को यहाँ से जिंदा मत जाने दो, सबको मार डालो, सबका सेक्रीफाइस कर दो। वो कहता है कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, न्यू पावर का इस्तेमाल करने की बारी आ गई। तभी हम देखते हैं अपनी वो उसे जोर से मारती है और उसे हवा में उछाल देती है। वो कहती है आखिरकार, पर लेकिन ये इफेक्ट मेरे पे भी पड़ रहा है क्योंकि ये मार्क मेरे पे भी आ चुका है। डिमोनिक कल्टीवेटर्स होता है ये पावरफुल है, इससे फाइट करो, सब मिलके फाइट करो। हम देते हैं वो वहां पे उन सबको ठोक रही होती है कि चाहे कितने भी इमोर्टल कल्टीवेटर, कितने ही डिमोनिक कल्टीवेटर्स क्यों ना जाए, मैं इसका से नहीं डरती। अपने यंग मास्टर की मैं मदद करूंगी, मैं इनकी फिजिक्स से ज्यादा पावरफुल हूँ। उसकी नजर हमारे मेगेट की तरफ जाती है तो वो अपना पूरा पावर लगाता है, पर दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारी सिस्टम भी पूरी पावर लगा रही होती है। और हम देखते हैं वो उसकी एनर्जी को बढ़ा देती है कि होस्ट आपकी एनर्जी बढ़ चुकी है, अब आप बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। ये देख के वो कहते हैं कि सारे कमीने तो कर क्या रही है, होता आपको बचा रही हूँ और क्या। हम देखते हैं हमारी गार्ड को बहुत दिक्कत आ रही होती है, पर लेकिन वो अपनी पावर को इस्तेमाल करती है, पर लेकिन उसकी पावर वो डिमोनिक कल्टीवेटर छीन रहा होता है। होता लगता है ये थक चुकी है, चलो साथ मिलकर अटैक करें। वो कहते हैं मेरी बॉडी हार मान रही है। तभी वो कहते कि रुक जाओ, तुम सब लोग उस इवल कल्टीवेटर के द्वारा पोजेस्ड हो। ये सुन के वो कहता है कि लगता है इस लड़की का दिमाग खराब हो चुका है, ये इमोर्टल कल्टीवेटर के अगेंस्ट में जा रही है। उधर तुम पिताजी प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, आखिरकार ये कोई इमोर्टल कल्टीवेटर नहीं है। वो उधर शांत हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो, पर लेकिन क्यों? वो था क्योंकि ये लोग ऑलरेडी उस कर्ज के अंदर आ चुके हैं, ये सभी लोग उसके द्वारा हिप्नोटाइज हो चुके हैं, ये खुद अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनका माइंड शट डाउन हो चुका है और इनकी बॉडी किसी और के हाथों में है, एकदम मेरी दुनिया की तरह। कॉन्शियसनेस ये ऑलरेडी खो बैठे हैं, इनके पास अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो कोई रास्ता नहीं है, वो तो एब्सोल्युटली है ना, आखिरकार बस 5 स्टार खाओ एंड डू नथिंग। वो तो क्या होती है? वो तो क्या गिव अप कर दूं? सच में यंग मास्टर इतना आसान है? वो तो हाँ आई नो सुनने में इतना आसान नहीं है, पर लेकिन यदि अगर जिंदगी में कुछ ना भी कर पाओ तो भी बहुत बड़ी बात आखिरकार, क्योंकि कभी कभार कुछ ना करने के बावजूद भी हमारे हाथों कुछ ऐसा काम हो जाता है जिसके बारे में हमें बहक नहीं होती है। ये देख के वो कहते कि तुम्हें क्या ही पता, आखिरकार तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं, एक अच्छी बॉडीगार्ड है, कल्टीवेटर है, तुम्हारे पास जिंदगी बहुत अच्छा है, आखिरकार तुम हम जैसे कोई मतलब की जिंदगी कैसे समझ सकते हो जो कि कल्टीवेशन नहीं कर सकते, हमारी जिंदगी मौत से भी बदतर। आखिरकार इमोर्टल बनने के लिए मैंने अपना पैसा, अपना परिवार, सब कुछ खो दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, और अंततः मुझे क्या सुनने को मिला? मेरी कल्टीवेशन बेकार है, मैं इमोर्टल कल्टीवेटर नहीं बन सकता, मुझे यहाँ से भगा दिया। ये क्या आखिरकार, इस प्रकार की जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मेरे 2 बच्चे, बीवी, मैंने सब कुछ खो दिया, एवरी सिंगल थिंग।
होता है वेल तब तो कांग्रेचुलेशन। ये सुन के उदी क्या कहा तुमने? उधर तुम आखिरकार इमोर्टल बनने के लिए सब कुछ खो बैठे हो, पर लेकिन अंततः तुम्हें क्या ही मिला? इमोर्टल कल्टीवेशन के कारण तुमने सब कुछ खो बैठा। इमोर्टल बनने के बाद तुम्हें क्या लगता है क्या तुम सब कुछ पालोगे? तुमने सब कुछ खो दिया। यही था तुम्हारी लाइफ का सबसे हैप्पीस्ट मोमेंट। होता बकवास करना बंद करो। मुझे ताकतवर बनना है, जो खोया है वो सब कुछ मैं पाके रहूंगा। अपनी बीवी, अपना बच्चा, मैं सब कुछ पाके रहूंगा। इमोर्टल बनूंगा। मैं इमोर्टल बनना चाहता हूँ, मैं सब कुछ चाहता हूँ। वो कहता देखा, तुम पागल हो चुके हो। तुम वास्तव में इमोर्टल नहीं, तुम एक मॉन्स्टर बनना चाहते हो। ये सुन के वो कहता है कि क्यों नहीं, चले साले, और उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। वो बॉडीगार्ड घबरा जाती है, पर तभी हम देते हैं उसकी बेटी का बाप आता है और उसे मारता है। वो कहता पापा। वो कहता है सच में मैं कल्टीवेशन के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मैं तो भूल ही गया था मेरी एक बेटी है। मैंने सब कुछ खो दिया, पर मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकता। यंग मास्टर, आपके शब्द एकदम सही थे। आखिरकार कुछ ना बन के भी बहुत कुछ बनना भी बहुत बड़ी बात है। कल्टीवेटर बनने से पहले एक सही इंसान बन लो, वही बहुत बड़ी बात है। आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया कल्टीवेशन जिंदगी में जरूरी नहीं है। जो तुम्हारे पास है तुम्हारे अपने, उनकी खुशियां ही सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं बस ताकतवर बन के ये चाहता था कि मैं अपनी बेटी को खुश रखूं, पर लेकिन ताकतवर बन के मैं सिर्फ अपनी बेटी को दुखी दे पाऊंगा। मैं सिर्फ अपनी बेटी को खुश रखना चाहता हूँ। और हम देते हैं उसकी पावर छीन जाती है, जिसके कारण वो बूढ़ा बन जाता है। ये देख के वो कहता है कि देखा, इमोर्टल मास्टर ने तुम्हें सजा दी है। इमोर्टल मास्टर। तभी हम देखते हैं वो उनके सभी की एनर्जी सोखने लगता है। उधर ये बुरा है आखिरकार, और वो उसके अंदर से भी एनर्जी सोखने लगता है। उधर यिंग, उधर जरा संभल के, तुमने उन सबका अटेंशन पा लिया है। मैं तुम्हारी हेल्थ बढ़ा रही हूँ जिससे तुम्हें कुछ ना हो। वो कहता है प्योर कल्टीवेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। तो ये होती है वास्तविकता में कल्टीवेशन की पावर। इमोर्टल कल्टीवेशन, ये है पावर। हाँ, वो कहता लगता है ये सब लोग ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, अपने दिमाग से कंट्रोल खो चुके हैं। इन सब के अंदर का पॉइजन ऊपर जा चुका है। वो होता है कि रिच इमोर्टल, आखिरकार तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा पैसा, पावर, सब कुछ है। तुम्हारा फ्रेश ब्लड बहुत काम आएगा। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे शत्रु बनेंगे। तब देखते हैं तुम उनसे कैसे सामना कर पाते हो। वो कहता मैं देख सकता हूँ तुम इनको मेरे अगेंस्ट में भड़का रहे हो, पर मुझे माफ करना जरा। What exactly you think? I don't know, but I have a gift for you. वो वहाँ पे अपनी शिप को बुलाता है। हमारा मीट वहाँ पे अपनी शिप को बुला लेता है। हो जाए तो अब तुम लोगों की बातें सुन के मैं तो बोर हो गया था। क्यों ना कैसा रहे इस कर्ज को सीधा वॉयलेंस से तोड़ा जाए। ये स्टैचू, आई डोंट थिंक, क्या ये अच्छा है क्या? ये किसी परमात्मा का नहीं है। ये देख के वो कहता है सेलेस्टियल शिप, डोंट टेल मी तुम इसका इस्तेमाल करके सिटी के फॉर्मेशन को ब्रेक करने वाले हो। होता है एब्सोल्युटली, मैं इमोर्टल कल्टीवेशन पाथ को तोड़ दूंगा। और वहां पे वो बहुत सारे धड़ाधड़ चलाने लगता है। वहां पे बैरियर को तोड़ देता है। होता है यंग मास्टर ने बैरियर को तोड़ दिया फाइनली। होता है हाँ मैंने तोड़ दिया। ठीक है शू, तुम्हारी बारी। हम देखते हैं वो एक जोरदार अटैक करता है मूर्ति के ऊपर। वो कहता है तुम्हारी सेलेस्टियल शिप भी नहीं तोड़ पाए। तुम अब तक हमारे करेज को अंडरस्टिमेट करे हो। तुम वॉयलेंस का इस्तेमाल करे हो। तुम इमोर्टल अलायंस के फैक्ट के ऊपर अटैक करे हो। ये उनके अंडर में आती है। तभी हम देते हैं उसके ऊपर से उसका कंट्रोल हट जाता है कि ये क्या, मैं कहा कौन। हम देते हैं सभी का कंट्रोल उसके ऊपर से हट जाता है। उधर सिस्टम क्या हुआ वो तो पता नहीं कैसे आखिरकार। उधर तुम्हें कुछ नहीं पता क्या, चलो छोड़ो। उधर फिर स्टैचू को देखो। हम देखते हैं वो कहता है इमोर्टल मास्टर की ऊपर क्रैक कैसे आया, ये क्या हो रहा है? देखो वो शिप क्या है आखिरकार, इतना बड़ा डैमेज ये कैसे दे रही है। हम देखते हैं सिस्टम कहता है कि यदि तुमने एक और वापस अटैक किया तो इसके थ्रू तो तुम इन सबके बिलीवर्स को, इस पूरी सिटी को तबाह कर दोगे। होता बस तुम देखते जाओ, मैं प्रॉब्लम नहीं खड़ी करूंगा। ये सुन के सिस्टम कहती है कि इनके फैंटेसी बिलीवर्स को तुम मार के कर्ज को कैसे मिटाओगे, या फिर इन बिलीवर्स को छोड़ के इस प्रकार से तुम इविल कल्टीवेटर को जाने दोगे, तुम किसे चुनोगे? वो कहता है कि क्या शांति रखो। ये देखे सिस्टम कहती है कि फाइनली ये ऐसी सिचुएशन में आए क्या जहाँ पे ये अब अपनी फैमिली की वेल्थ के ऊपर नहीं मेरे पे बिलीव कर सकता है। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं चुनूंगा। होता है हाँ जो तुम जो भी चुनो आखिर का बेफायदा तो मेरा होगा। होता कुछ ना करके ही कुछ करो, यही बेटर है। ये सुन के होते होस्ट, मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं, ये बड़ा डिफिकल्ट है, प्लीज बताइए। आप कुछ ना करके भी कुछ करेंगे, इसका मतलब क्या है? होता है वो सिंपल है यार, चूज करना बड़ा डिफिकल्ट है। मैं कुछ भी नहीं चुनूंगा तो इनको कुछ चुने दो। आखिरकार जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं? गाओ फायरिंग शुरू करो। वो देख क्या सच में कंट्रोल, ये पागल हो चुका है क्या? ये स्टैचू को तबाह करना चाहता है।
होता तुम ऐसा नहीं कर सकते, आखिरकार तुम स्टैचू को तबाह नहीं कर सकते। क्या तुम्हें इमोर्टल राइटियस अलायंस के बारे में पता नहीं है क्या? अगर तुमने इनको तबाह किया तो तुम हम सबको भी मार दोगे। पर लेकिन तभी वो वहां पे बॉल चला देता है और हम देखते हैं स्टैचू वहां तबाह होने लगता है, उसके ऊपर शील्ड जो है वो टूटने लगती है। होता इसने तो उसको मार दिया। इमोर्टल कल्टीवेटर हमारी मदद कीजिए बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार ये सब कुछ करने की? इमोर्टल मास्टर तुम्हें पनिश करेंगे। कम ऑन इमोर्टल मास्टर, लगता है भी तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं यही कहूंगा, सामने से हट जाओ या फिर मारे जाओ, किसे चुनोगे आखिरकार? फायरिंग शुरू करो गाओ। हुदा मुझे कुछ काम याद है क्या? मुझे जाना होगा। हुदा मुझे भी जा रहा हूँ। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पे 3 तलवारें आती है, 3 इमोर्टल्स। कि सुनो, हम हैं इमोर्टल अलायंस, हम आपको ऑर्डर देंगे, प्लीज अपनी शिप को पीछे ले लीजिए आखिरकार। होता यंग मास्टर, ये है इमोर्टल राइटियस अलायंस, अब हम क्या करें? तो फाइनली तुम्हें कोई रोकने का आ गया बच्चे, अब तो तुम मारे जाओगे। होता मुझे कोई परवाह नहीं है, फायरिंग शुरू करो। हम देते हैं वो फायरिंग शुरू ही रखता है, स्टैचू को तोड़ दो। हम देते हैं सीन आता है कुछ समय पहले का। वो था अंकल, इमोर्टल अलायंस पैक्ट क्या है आखिरकार? वो तो कुछ पावरफुल कल्टीवेटर है जिनके पास मैजिकल पावर्स आखिरकार। हर समय वो फाइट करते रहते हैं और हर तरफ हमेशा बस क्या बोलते हैं केओस मचाते रहते हैं। एनवायरनमेंट की हर तरफ उन्होंने मतलब मार के रखी है। कुछ समय पहले एक ग्रुप था कल्टीवेटर्स का, उन्होंने एक इमोर्टल अलायंस पाथ को साइन किया जिसमें जितने भी कल्टीवेटर्स है जो कि उनके प्रति सबमिट है उन सब ने वहां पे शुरू किया। और फिर उन लोगों ने दुनिया के अलग अलग कोने में जाके अपने इस इमोर्टल अलायंस को घोषित किया जिससे वो इमोर्टल्स की रक्षा करे। बट आफ्टर इमोर्टल अलायंस के साइन करने के दौरान थी वहां पे एक इमोर्टल राइटियस अलायंस भी बन गई जो कि हर चीज को होल्ड ऑन करेगी। होता है ये थोड़ी सुनने में अच्छी है क्या? होता हाँ अच्छी तो है, तुम कह सकते हो। अगर तुम उन्हें प्रवेश करोगे किसी चीज के लिए तो वो बुरा नहीं मानेंगे। आफ्टर ऑल वो बस डीमन कल्टीवेटर्स के अगेंस्ट में जाते हैं क्योंकि वो सब दुनिया में तबाही मचाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने उनको ज्वाइन किया था इन कल्टीवेटर्स को, और कुछ लोगों को ये एग्रीमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और फिर गवर्नमेंट और फिर राइटियस कल्टीवेटर्स के इन्फ्लुएंस से ये दुनिया बहुत ज्यादा अच्छी बनती गई। मतलब अंकल सच बताना, कहानी में एक ट्विस्ट भी है ना? मुझे ट्विस्ट कह तो नहीं सकते बट हाँ एक छोटा सा है। कुछ मछलियां जो कि छोटी तो होती है और इतनी आसानी से कांटे में नहीं आती है क्योंकि वो छोटी तो होती है पर वो कांटे में नहीं आती है। और कुछ मछलियां जो कि बड़ी होती है पर कांटे में तो आ जाती है, परंतु उनका खुद का एक अलग प्लान होता है। होता अब हम क्या करें आखिर? अब हम क्या करें? हमें बचाओ। होता यंग मास्टर, हम क्या इसे अभी भी शुरू रखें? होता आने दो, देख लेंगे। वो वहाँ नीचे आते हैं। वो कहता है बच्चे, ना केवल तुमने यहाँ पे वॉयलेंट बचा है, तुमने इमोर्टल अलायंस के यहाँ पे ऊपर बोट भी लेके आए हो, इस सिटी को यहाँ तबाह कर रहे हो। यहाँ तक कि तुमने ब्रदर डाओ के मतलब कि गाओ के ऊपर अटैक भी करने, उनकी सेरेमनी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। टुडे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द राइटियस कल्टीवेशन, मैं तुम्हें सजा देता हूँ इविल ढंग के लिए। होता मुझे सजा दोगे इविल चीजों के लिए? इंटरेस्टिंग। होता यहीं रुक जाओ, यंग मास्टर कोई बुरे इंसान नहीं है, तुम्हारा वो इमोर्टल कल्टीवेटर एक बुरा इंसान था। होता बच्ची तुम भी मर हो। हम देते हैं वो लोग वहां पे उसके ऊपर अटैक करते हैं तो पर उसका साथी उसे रोकने की कोशिश करता है। हम देते हैं वो वहां पे उसके ऊपर अटैक भी करता है पर मामीटर आके उसे बचा लेता है। सिस्टम भी अपने कार्ड का इस्तेमाल करती है तो हम देखते हैं वहां पे एक शील्ड बन जाती है। ये देखिए वहां सभी हैरान होती है। सिस्टम खुश हो जाती है कि फाइनली मैंने कर दिखाया। होता चलो एक बार के लिए से खुश होने देता हूँ, फिर देख लेंगे। होता तुम ठीक हो? होता हाँ मैं ठीक हूँ। होता यहाँ पे अभी भी इंसान है यार, तुम इन सबको मार दोगे। होता अपने काम से काम रखो। होता राइटियस कल्टीवेटर ऐसे होते हैं दुनिया में शांति मचाने के लिए। होता हम राइटियस कल्टीवेशन कभी भी इस प्रकार से एक्ट नहीं करते हैं, पर तुम जैसों को सजा देने के लिए करना पड़ता है। होता तुम्हें पता है आखिरकार डिमोनिक कल्टीवेटर्स कैसे दिखते हैं, दूसरों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं सिटी के अंदर। होता तो अगर हमें पता है तो भी क्या, होता तुम्हें पता है तब भी तुम ये सब कुछ कर रहे हो। उधर देखो बच्चे, हम इमोर्टल कल्टीवेटर्स जो है, इमोर्टल अलायंस कल्टीवेटर, वो कभी भी किसी के रास्ते के बीच में नहीं आती है। दूसरी बात, अगर यदि मनुष्य खुद चाहता है कि वो अपना सेक्रीफाइस देके किसी को उठा रहा है, किसी की ताकत बढ़ा रहा है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उधर अच्छा अब मुझे पता चला कि वो डीमन इतना पावरफुल कैसे बन रहा है, क्योंकि ये उस अकेले का तो किया दे रहा है नहीं। समझ आया, तुम लोगों का भी उसमें हाथ है। राइटियस कल्टीवेशन ना इविल कल्टीवेटर्स। होता हाँ तो क्या हुआ? लेट मी टेल यू, डाओ ब्रदर गो जो है वो एक रजिस्टर्ड ऑफिसर है हमारे राइटियस कल्टीवेटर के। वो कब कुछ भी करे, चाहे वो इविलिटी भी क्यों ना फैलाए, वो हमारा राइटियस में ही जाएगा। क्या तुम हमें मारने की सजा करोगे? वो गधा तुम्हें मार के भी मैं क्या ही करूंगा, गुस्सा तो शांत होगा नहीं आखिरकार। देख इस दुनिया के ऊपर राइटियस कल्टीवेटर्स का रूल चलता है, जो हमारे अगेंस्ट में जाता है मतलब मरता है। इफ यू डेयर टू किल मी, तो नो मैटर कि तेरा बैकग्राउंड क्या है, तुझे राइटियस कल्टीवेटर्स का सामना करना पड़ेगा। तो बता आखिरकार अब तू क्या करेगा? वो कहता है तुम्हें लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हें नहीं मार सकता? गुओ
इन सबको जान से मार दो। वो कहता है क्यों नहीं माय लॉर्ड। वो वहां पे आके उन सबको जान से मारने लगता है, सबको वहां पे जान से मारने लगता है। दूसरे वाला कहता है कि बाप रे ये क्या है, कहां से आया। मतलब मिशन टारगेट होता है पहला, आपको इनको जान से मारना है या फिर दूसरा तुम दबा के यहाँ से भाग जाना है। बताइए होस्ट क्या चूज करेंगे। मतलब वाह सच में तुम अपने खुद गर्ज की कभी भी छुपाती नहीं हो। मतलब बताइए बताइए, वाह पता नहीं क्यों आखिरकार मुझे तुम ये सब चूज करने के लिए फोर्स करती हो, पर मुझे नहीं पता, मुझे चुनना बहुत बेकार लगता है। तो देन सब कुछ अब मैं भाग्य पे छोड़ता हूँ। जिंदगी जो जीना चाहता है जिए, मेरे सामने घुटने पे आए, माफी मांगे एंड देन या फिर मारा जाए। वो तो मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ। वो तो मजाक क्या कर रहा हूँ, ये वास्तविकता है। हम देखते हैं दूसरी तरफ इविल कल्टीवेटर को, जो कि अपने आप को रिकार्नेट करता है कि मैं बच गया। मैंने ऑलमोस्ट मौत को देख ली थी, मेरा स्टैचू वो टूट गया, उसने तोड़ दिया। कोई ना, वो तो मैं एक और बना दूंगा। शुक्र है इस वक्त मैं बच गया आखिरकार। वो बच्चा मैं उसे जान से मार दूंगा। मुझे इस वक्त भूख लगी आखिरकार, मुझे बहुत भूख लगी है। ये इमोर्टल शरीर है, मुझे कुछ खाना होगा। मेरे स्पेल्स काम नहीं करेंगे, क्या खाऊं? मैं अपने आप को ही खा लेता हूँ। वो वहां पे अपने आप को ही खाने लगता है। वो कहता है चलो पेट बुझी आखिरकार, अब समय है मेरा मेन काम का आखिरकार। वो कहता है भले ही मैं अपनी 10 या फिर 20% अपनी ताकत को खो बैठा हूँ, पर फिर भी मैं आखिरकार उसे, जब मैंने उसकी पाव को चखा तो मुझे मजा आ गया आखिरकार। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे उनको कोई मारने लगता है। ये देख के वो कहता है कि क्या मिशन फेल, ये कैसे। हम देखते हैं उसका वहां पे उसका खुद का साथी उसे मार देता है, दूसरे वाले को भी वो मार देता है, वहां पे वो सबको मार देता है। वो कहता है यंग मास्टर लुओ, ये बेटर है कि आप अपने हाथ गंदे ना करें। दूसरे राइटिस कल्टीवेटर्स को नहीं मार सकते, पर एक राइटिस कल्टीवेटर को मार सकता है। आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं आखिरकार, ये सब कुछ मैं देख लूंगा। कांग्रेचुलेशन यू कंप्लीटेड, बट डू यू रियली नाउ मी। तो वैसे तो मेरे को आपको मैं जानता नहीं हूँ, पर लेकिन जब मैंने आपकी ये इमोर्टल लुओ मेंशन की शिप देखी तभी मैं समझ गया था कि आपका आइडेंटिटी बहुत हार्ड है। वेल गिव यू, क्या प्लीज क्या तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दे सकती हो आखिरकार क्या चल रहा है। वो था यंग मास्टर, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा मेरी इतनी रूडनेस के लिए, बट लेकिन मुझे इनको मारना पड़ा क्योंकि ये मोर डिजर्व करते थे, इसलिए। हम लेते हैं गाँव कहता है कि लोअर यिंग, ऐसा लगता है कि आप तो इस वाला ये वाला मिशन हार गई हैं, आप तो मिशन फेल हो गए। वो कहता है अच्छा तो मुझे बताओ कि ये मरना क्यों डिजर्व करते थे। वो तो आज से ठीक 6 महीने पहले मैं एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, पर लेकिन मैंने कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया जिसको मुझे नहीं जानना चाहता था। ह्यूमंस को मार के अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने का तरीका। और उसी समय मैंने एक चीज और देखी, द शैडो ऑफ राइटियस पाथ सेक्टर। मैंने सोचा क्यों ना मैं इमीडिएटली सीधा डायरेक्टली उनको रिपोर्ट कर दूं, पर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मुझे कोई भी रिस्पॉन्स वहां से महसूस नहीं हुआ। और जो बंदा जो मेरे साथ आया था वो वास्तव में यहाँ पे रोकने नहीं, बस तबाही का मजा लेने आया था। उसे भी पावर चाहिए थी। इंटरेस्टिंग। और अकॉर्डिंग टू द राइटियस पाथ रूल उस बंदे के पास कोई राइट्स नहीं थी आखिरकार इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो मैंने डायरेक्टली रिपोर्ट की, बट लेकिन फिर भी मेरे को कुछ भी पता नहीं चला। हायर अप्स ने इस चीज को दबा दिया। तो लगता है कि राइटियस अलायंस जो है वो बस नाम की राइटियस अलायंस है, वास्तव में वो तो एक डिमोनिक अलायंस है, क्यों है ना। वो तो आप और मैं एकदम सही सोच कर रहे हैं आखिरकार। मैं जानता हूँ कि मैं अपने स्ट्रेंथ के बदौलत इस सिचुएशन से कभी बाहर निकल सकता, तो इसलिए मैंने टेम्परेली चुप रहना साबित समझा। और इन दिनों मैं और भी अच्छे से जांच पता कर रहा था, तो मुझे पता चला कि और भी उन सब की सुपीरियर्स भी है। यहाँ तक कि ये जो बंदा है शूग, वो इसके पीछे बैकअप में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं। और जो राइटियस पाथ है जो कि कहता है मैं लोगों की रक्षा करेंगा, वो वास्तव में बस डिमोनिक कल्टीवेटर्स के पपेट बन के रह गए हैं। वो बस नाम के कर्मले की राइटियस बन के रह गए हैं। राइटियस क्या, इनके अंदर खुद के अंदर ही खोट बन चुका है सर। वो है तो अच्छा तुमने इन लोगों को यहाँ पे इतना मारा क्यों, इतना करेज क्यों था। वो था क्योंकि आपके लिए। प्लीज मुझे माफ करना, इस केस का वास्तव में मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करना नहीं चाहता, पर इसलिए मैं आपको इसके अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर सकता था, क्योंकि आपका बैकग्राउंड यदि अगर राइटियस पाथ वालों को पता चलता है, तो अगर उनके हायर अप्स को पता चलता है, तो इससे आपकी नहीं आपके पिताजी की बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। यंग मास्टर ये वो इट्स ओके, कोई ना होता। अच्छा तो यदि अगर तुम सच में खुद अगर ऐसा करना चाहते थे, तुम्हारा खुद का एक अलग पर्सपेक्टिव था, यानी कि खुद के अलग इंटेंशन थे, सो फिर क्यों तुमने ऐसा खुद किया। होता क्योंकि राइटियस पाथ जो है, ये लोग राइटियस का नाम ही बदनाम कर रहे हैं माय लॉर्ड। राइटियस होते हैं अच्छे, चाहे कुछ भी गुण हो जाए अपने खुद मर जाएंगे, पर दूसरों को कभी कुछ नहीं होने देंगे। पर ये राइटियस पाथ बहुत बेकार है आखिरकार, ये लोग बहुत बेकार है। और मैं आपके हाथ कैसे गंदी करा सकता था। वो तो मैं जानना चाहूंगा तुम्हारे राइटियस अलायंस के अंदर, राइटियस सेक्टर के अंदर, यदि अगर कोई कलीग अपने जूनियर को या अपने सीनियर को जान से मार देता है तो उसकी क्या सजा है। वो तो सजा है मौत। वो तो कोई रिग्रेट नहीं है। वो तो रिग्रेट अगर दूसरों को बचाने के लिए खुद अगर मर जाओ तो इससे बड़ा बलिदान क्या ही हो सकता है माय लॉर्ड। मैं मौत स्वीकार करता हूँ, मौत से तो हर कोई डरते हैं, पर मौत तो एक नई जीवन का शुरुआत है।
होता है यार, तुम कहाँ से ये रामायण पढ़ के आ गए, मुझे नफरत है इन सब चीजों से। माय लॉर्ड, 2 राइट इस्पात के सेक्टर के लोग मेरे हाथों मारे गए, इसमें आपका और लुओ फैमिली का कोई हाथ नहीं है। और वहाँ पे कुछ उल्टा सीधा डीमंस का अटैक होने के कारण क्या है कि 2 राइटिस मेंबर उनके हाथों मारे गए, मैं बड़ी बुरी तरीके से जख्मी होगा, इसमें आपका कोई लेन देना नहीं है, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यही बात करें उस सोर्सर की जो कि भाग गया है, डोंट वरी मास्टर लुओ, उसे मैं देख लूंगा। होता पर एक मिनट, ये क्या है? होता ये तो उसका मार्क है। होता फिर से नहीं, वो उसकी एनर्जी चूसने लगता है। होता यंग मास्टर होता डरो मत, कुछ नहीं होगा। होता ये सोर्सर फोर्सफुल इस मार्क को एक्टिवेट कर रहा आखिरकार, इससे उसकी डिस्टेंस हम पता लगा सकते हैं, ये आपकी लाइफ स्पेल को अपने पास खींच लेगा। होता मैं भी जानना चाहता हूँ इसने आखिरकार मुझे टारगेट क्यों किया है? सिस्टम होता मुझे नहीं पता। होता है ये कमीना साला, डोंट वरी यंग मास्टर लुओ, इस सोर्सर की इस लोकेशन को मैं पता लगा लूंगा कि आखिरकार वो कहाँ है, और हम जाके उसे जान से मार देंगे इन फ्यूचर। तो उसकी जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। वो आदमियों को इकट्ठा करो। होता ठीक है माय लॉर्ड, क्यों नहीं। वो उसकी एनर्जी से सूख रहा होता है कि एग्जैक्टली बढ़िया क्वालिटी है, बढ़िया रिसोर्सेस है इसके अंदर, तो बहुत अच्छा पानी। लगा नहीं था कि इस मॉडल की बॉडी इतनी कमाल की होगी। वाह, मुझे और चाहिए। हम देते हैं द इमोर्टलिटी। जब मैं अपने इस विलेज के अंदर था तब मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से इमोर्टलिटी का विचार आया। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं इमोर्टलिटी की तैयारी करने के बारे में सोचूं। मैं कल्टीवेशन करने के लिए बैठा, अपने कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा सुधारा। 4 महीने 4 सीजन सब चले गए, पर लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं सब कुछ खो बैठा था। इंसानों की जिंदगी बड़ी छोटी थी। तब मुझे पता चला कि एक डार्क फ्रूट नामक एक फ्रूट होता है जिससे मैं अपने आप को इमोर्टल बना सकता हूँ। उसकी माँ कहती कि बेटा मत जाओ, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, इमोर्टल कल्टीवेटर मत बनो। वो उस समय में बड़ा बेबस था। वो मदर, आप भी मुझे नहीं समझ पाए, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, बिकॉज मैंने अब तक कल्टीवेशन का वास्तविक एक्सपीरियंस लिया ही नहीं है। तो शुरुआत आपसे है। और वो अपनी माँ को वहां मार देता है। वो कहता है कि मैंने अपनी माँ को मारा नहीं था क्योंकि वो मुझे रोक रही थी, मैंने बस अपने बीच में आने वाली बाधा को अपने अंदर से हटाया था। सो फिर मेरे को एक मास्टर मिला, एक डेविल कल्टीवेटर, जिसने मुझे इमोर्टल कल्टीवेटर बनने का एक फॉर्मूला दिया, द रिफाइन ऑफ द ह्यूमन ब्लड, एंड देन उनके सोर्स का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। हेवनली ट्रिब्यूलेशन जल्द ही आने वाली है, मैं एक इमोर्टल बनने वाला हूँ सच में। मतलब देखो, लगता है यहाँ पे जो मुझे चाहिए था वो आ गया। मतलब मास्टर, ये 4 सीजन का ये जो मिस्टीरियस बॉक्स है जिसके अंदर 4 सीजन है, उनकी ताकतें इसके अंदर घुसी हुई है। ये एक मास्टरपीस है। मैंने कुछ दिन पढ़ाई की इनके बारे में। अच्छा, तो क्या ये काफी होगा? होता मास्टर, पहले तो मैंने सोचा था क्यों ना सुप्रीम फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम कोई चारा लेके उस सोर्सर को यहाँ पे फंसाएंगे, वो इसकी दारू पकड़े जाएगा, जिसके कारण क्या आपके डिवाइन गार्ड जो है वो उसे पकड़ लेंगे एंड देन टॉर्चर करेंगे, जिससे हम किंग के कर्ज को भी मिटा सकते हैं। पर लेकिन अब मामला थोड़ा अलग है, हमें इस 4 सीजन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना होगा, पर लेकिन इसके लिए हमें एक सुप्रीम आइटम की भी जरूरत पड़ेगी जिससे वो यहाँ आए। होता ये काफी नहीं होगा तो देन कैसा रहेगा? मेरे पास एक इमोर्टलिटी बनने का एक चांस है आखिरकार, एक ऐसी चीज जो कि हर किसी को चाहिए, एक इमोर्टल हेवनली ट्रिब्यूलेशन का टुकड़ा। हम देखते हैं बूढ़ाओ जो होता है वहां पे वो अपना फॉर्मेशन को शुरू कर देता है, जिसके अंदर बक्से के अंदर से वहां पे 4 सीजन तलिस्मन्स बाहर निकलते हैं, जो कि हमारे मेगड़ी जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन जो होती है उसके चपेट में आने के बाद वहां फॉर्मेशन तैयार कर देती है। वो था फॉर्मेशन। सच में इसके रूल एकदम सही है, सच में ये 4 सीजन फॉर्मेशन ही है आखिरकार। होता है ये सिंह मास्टर, इसके अभी भी कुछ जॉइंट जो है उनमें अभी भी फ्लो है। इसको एक फॉर्मेशन कोर आई चाहिए जो कि बहुत पावरफुल हो। वो तो है मेरे पास, ये लो। हम देते हैं वो अपनी वहाँ पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन को उसके अंदर डाल देता है, जिसके कारण हम देखते हैं माउंटेन्स पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन शुरू होने लगती है। ये देख के वो कहता है कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन इतनी जल्दी फॉर्म हो गई क्या सच में? यस, फाइनली मैं हेवनली ट्रिब्यूलेशन के द्वारा एक ट्रू इमोर्टल पे जा सकता हूँ, एक इमोर्टल बन सकता हूँ। मुझे अपने दाव को प्रूव करने की बारी आ गई। उसके ऊपर जोर से हेवनली ट्रिब्यूलेशन आके गिरती है। वेट, ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन बड़ी अजीब कैसे है? ये क्या? और वो वहां पे मर जाता है। ये देखिए वो कह रहा है कि काश मैं उसे लाइव दे पाता। मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये सब कुछ कैसा चल रहा है आखिरकार, क्योंकि मुझे भी जानना है मेरे उस ओल्ड फ्रेंड ने जो मुझे ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन दी थी ये किस प्रकार से काम करती है। वो था ओल्ड फ्रेंड, इतना कमाल का ट्रेजर, एक ट्रू इमोर्टल लेवल की ओरा इसके अंदर से मुझे महसूस हो रहा है। क्या कोई ट्रू इमोर्टल आपका दोस्त है? वो था हाँ, उसने मुझे दी थी आखिरकार। उसने मुझे कहा था ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, उसने मेरे को ऐसे ये बना के दी थी जब वो पास कर रहा था। ये सुन के वो क्या हेवनली ट्रिब्यूलेशन को उसने एक वेपन के रूप में कन्वर्ट करके आपको दी थी? क्या मजाक कर रहे हो? हम देते हैं उसकी बेटी के ऊपर से कर्ज हटने लगता है। नॉट ओनली उसकी बेटी के ऊपर से, पूरे गांव के ऊपर से कर्ज हटने लगता है। वो कहती है कि यंग मास्टर कर्ज जा चुका है,
जो उस डीमन लॉर्ड की जो पावर थी वो फाइनली खत्म हो चुकी है, यानी कि वो बंदा मारा जा चुका है। और हाँ, क्या कर सकते हैं आखिरकार। वेल यंग, तुम्हारी बॉडी का क्या हाल है, तुम ठीक हो? यंग मास्टर टेंशन मत लीजिए, मेरी विटल एनर्जी एकदम ठीक है, मैं भी एकदम ठीक हूँ। उस समय आपने जो शील्ड बनाई थी उसके थ्रू क्या है कि मेरी फाउंडेशन में बच गई थी, मेरे को ज्यादा कोई नुकसान हुआ नहीं था, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ये बस मैं देख सकती हूँ फ्यूचर में इसका और आपका एक बेस्ट अच्छा सा पार्ट आ सकता है, और वो है ये, हम देते हैं सिस्टम उसे वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, उसे ट्रेजर्स देता है, और उसकी पावर वहाँ पे बढ़ने लगती है, मोटिलिटी की पार्ट पे और आगे जाने लगता है, वो कुआं में जाने लगता है। वो कहते हैं कि हाँ, नॉर्मल लोगों को क्या लगा कि इस बंदे के अंदर से उसकी विटल एनर्जी, इस स्पिरिचुअल पावर को चूसना इतना आसान है, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी इसे नहीं छू सकता। मैंने इसकी पूरी पावर को वापस रिस्टोर कर दिया और पहले से भी 2 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। फिर आगे इसको और मेरे पे जरूरत पड़ेगी, ये मेरे पर ही निर्भर हो जाएगा। हमारा मेट का रिएक्शन एकदम नॉर्मल होता है, ये देख के वो कहती कि इतना शांत कोई बंदा कैसे हो सकता है। होता यंग मास्टर आप ठीक है? होता हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ था? होता नहीं, आपकी आंखें आप अनकॉन्शियस से लग गए थे, चलिए वापस चलते हैं। होता क्यों नहीं? ये देख के वो खुद कंफ्यूज होती है कि हाउ कुड इट बी पॉसिबल, आखिरकार एक हाई लेवल का कल्टीवेटर भी इतनी पावर को सहने के बाद उसके अंदर भी उसकी पावर ओवरफ्लो होने के कारण उसके अंदर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। ये बंदा इतना शांत इतना नॉर्मल कैसे है? होता यंग मास्टर लू होता मैं जानता हूँ, मैंने जो पहले कहा था, मैं हमेशा प्रॉब्लम से दूर भागता हूँ। होता जैसा एक्सपेक्ट किया था, एक इमोर्टल फैमिली का यंग मास्टर सच में। पर लेकिन बड़ी फैमिली के लोग तो हमेशा प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, ये कैसे हो गया? तुम्हें लगता आखिरकार मैं बड़े बड़े चाकुओं को अपने साथ लेके चलता हूँ जिससे मैं लोगों को मार सकूं? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो वो बस दिखावा के लिए लेके चलता हूँ। वो तो क्या मतलब है आपका, आप कहना क्या चाहते हैं? होता वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास बिग शॉट्स है, पर लेकिन मेरे को मुसीबतों से पढ़ना बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आई हेट प्रॉब्लम्स। मुझे लगा आप मेरे को वो तो नहीं, मैं तुम गलत समझ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। जो टीम मैंने स्ट्रेटेजिकली प्रोफेशनली हायर की थी, जो कि मेरे सफर के दौरान मेरे पे क्या मुसीबतें आ सकती है उन सबसे बचने के तरीके ढूंढती है, तो उनका काम तो तरीकों ढूंढना होगा, पर तरीके से मुलाकात तो हमें ही करनी होती ना। और मेरी फैमिली बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो मुझे झंझट की कोई बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। प्रॉब्लम तब आती है जब तुम गरीब होते हो, अनलकी होते हो, अगली होते हो। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, तो ये मास्टर अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं। आखिरकार आपकी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार वो कहता है कि ठीक है, तो तुमने एकदम वैसे भी सही चॉइस पकड़ी। आखिरकार बहुत बढ़िया, ठीक है तुम जाओ, यंग चलो चलते हैं। वो दे क्यों नहीं? और हाँ मैं तो भूल गया था कि ये के लोगों को लगता है कि कल्टीवेशन जो है वही अब अमल की आखिरी चॉइस है। बिल्कुल भी नहीं है, वो आखिरी चॉइस नहीं है, वो तो बस एक कल की शुरुआत है और आज का अंत है। यदि अगर तुम आज को खुल के जी लेते हो तो तुम्हें कल की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। आखिरकार व्यक्ति सबसे पहले आज का दिन अच्छे से जी ले, अपने आप से समय बिताना सीख ले, तो फिर व्यक्ति को इमोर्टल कल्टीवेशन क्या, फिर तो उसे जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मैं चलता हूँ, बाय बाय। वो कहता है यंग मास्टर आपने ये टोकन गिरा दिया, होता है इसे तुम रखो। होता है सच में ये बड़ा अजीब है, यंग मास्टर ने इसका इस्तेमाल किया और अब मुझे दे दें आखिरकार। वो कहता है सच में इसकी तो दोनों तरफ एक जैसी है। वो एक मिनट, लाइफ एंड डेथ यानी कि उन्हीं के हाथ में है। हम देते हैं, वो लोग वहाँ आ जाते हैं, हमारा मेड की हालत खराब होती है, वो हमारे मेड को वहाँ सिस्टम दिखने लगती कि इसने ये क्या किया, और हम देते हैं वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। वो लोग हमारे मेड को गार्ड कर रहे होते हैं। हम देते हैं गाँव कहता है कि यंग यदि अगर तुम्हें पता था अगर ऐसी कोई चीज होने वाली है, तुम्हें पता चल गया था, तो फिर तुमने कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं की? वो तो मैं उस समय क्या करती आखिरकार, मैं तो खुद बेबस थी। वो कहता चुप हो जाओ, ये किसी एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आखिरकार, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी गलती है। तभी वहाँ पे फिजिशियन बाहर आती है। वो फिजिशियन बताइए हमारे यंग मास्टर कैसे हैं? वो उनकी बॉडी की कंडीशन थोड़ी सी अजीब है इस वक्त। वो क्या कैसे? वो तो चलने की कोई बात नहीं है, उनकी बॉडी ठीक है, पर लेकिन उनकी बॉडी का पोस्चर बड़ा अलग है। पता नहीं वो किस पोजीशन में लेटे हुए हैं। हमारा मेट एक अलग ही पोजीशन में लेटा होता है। वो कहता तो कुछ कहना चाहोगी? वो तो तुम्हें आखिरकार कुछ भी फील नहीं हुआ? वो तो कुछ भी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं। कम ऑन, ये कैसा हो सकता है? तुम्हें कुछ फील कैसे नहीं हो सकता? इतनी पावरफुल हैवी ट्रिब्यूलेशन तुम्हें सही है ना, कि वो या तो कि तुम्हारे अंदर पावर का ओवरफ्लो भी हुआ तो भी। वो तो तुम्हारी इंटेंशन क्या है, तुम क्या चाहती हो आखिरकार?
तुम हर बार बस ये चाहती हो कि मैं अपना माइंड चेंज कर लूँ, कल्टीवेशन में लग जाऊँ, क्यों है ना? तो कम ऑन, इस प्रकार से साउंड निकालना बंद करो कि जैसे मैं तुम्हें हैरेस करी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करी हूँ कल्टीवेशन के लिए। अरे अच्छी चीज है, तुम्हारा भविष्य बना दूंगी। सच में आज के जमाने में वो जैसी औरत तुम्हें कहाँ मिलेगी आखिरकार? तुमने उस डीमन लॉर्ड को मारा आखिरकार, जिसने तुम्हारे पर कर्स भी लगा के रखा था। देखो, इमोर्टल बनना एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे से इफेक्ट लगाने पड़ते हैं, वो तो इंटरेस्टिंग, ठीक है। यानी कि अगर मैं डीमन की पावर का इकट्ठा करूँ तो मैं इमोर्टल बन सकता हूँ, वो तो जरूरी नहीं है आखिरकार। देखो, मेरा कनेक्शन तुम्हारे साथ है। मैंने तुम्हें सुप्रीम लेवल की विटल एनर्जी दी थी, जो कि उसने तुमसे छीनने की कोशिश की, तो इनडायरेक्टली मेरे पे भी वो इफेक्ट पड़नी शुरू कर दी। पर जब वो मरा तो जो पावर जो कि उसकी ही नहीं, वो वापस अपने ओनर की बॉडी में आ गई, जिसके कारण क्या है कि पावर ओवरफ्लो हो गई। अच्छा, तो यानी कि इतने समय से तुम एक एक्टिंग करी थी, जिससे मुझे लगे कि तुम सीरियस हो, तुम्हारा कोई अलग प्रपोजल है, तुम वो सारी एनर्जी वापस मुझे ही ट्रांसफर करना चाहती थी। तो हाँ, ये तो तुम्हारी गलती आखिरकार, तुमने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया आखिरकार। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि वो पावर तुम्हारे अंदर आ पाती। क्या तुम्हारी कल्टीवेशन भी बढ़ गई है? देखो तुम्हारे पावर को, वो तो कल्टीवेशन पावर को, आगे का स्पिरिचुअल पावर और विटल एनर्जी में क्या ही डिफरेंस है जो तुमने मुझे दी थी? वो तो डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो, कंडेंसिंग रिलम के ऊपर तुम्हारे पास पावर आती है, ठीक है, और फिर उसको एडवांस लेवल पहुंचना है, मेडिटेशन लेवल पे आने के बाद तुम उस पावर का इस्तेमाल कर सकते हो आखिरकार, और ये होता है आखिरकार पाथ द कल्टीवेशन का। यानी कि मैं सही था। कन्वर्सिंग स्टेज के बजाने के बाद पावर जो है हेवन एंड अर्थ से आती है, उसे हम अपने अंदर इकट्ठा कर पाते हैं, और फिर मेडिटेशन रिलम पे जाने के बाद उस पावर को कल्टीवेशन पावर में बदल सकते हैं, क्यों है ना? मतलब पावर को रिफाइन करके उसे ब्रेक थ्रू करके, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो आखिरकार। इससे हम आगे रिलम पे जा सकते हैं। हम मतलब कि इसके थ्रू तो मेरा ब्रेक थ्रू बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले यानी कि लोग लेते हैं बस, जिससे वो एक एक स्टेशन पे पहुंचते हैं। यदि मैं कार लूँ तो मैं डायरेक्ट सीधा अपर स्टेज पे पहुंच जाऊंगा, क्यों है ना? मतलब नहीं, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, तुम्हें पागलपंती नहीं हो रही? वो तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? वो तो कम ऑन, पावर तुम्हारे अंदर का ही है, तुम्हें एग्रेसिव होना चाहिए, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए। मैं देख सकती हूँ फिजिकल स्ट्रेंथ तो बड़ी है, ये कैसे हो सकता है? कुछ चेंजेस क्यों नहीं है? वो तो तुमने मुझे गलत समझा आखिरकार। देखो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने का, क्योंकि मैं किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, ना ही मुझे एंशिएंट इमोर्टल एकेडमी में जाने का कोई शौक है। बट नाउ अब मैं इन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। तो बताया मैंने तुम्हारी हेल्प को रिफ्यूज क्यों नहीं किया कि अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। और उससे भी ज्यादा, जब इमोर्टल बोर्ड ने उस स्टैचू को तोड़ दिया था तो मुझे बहुत अच्छा रिलीव हो रहा था, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। ये सुन के वो खुश हो जाती कि वाह क्या बात है। पर वो सो हो रहा होता अगले दिन, वो कहता तुम क्या करे हो, तुम्हें कल्टीवेशन करनी चाहिए। बोला डोंट वरी यार, मैंने स्पेशल कल्टीवेशन टीम को मतलब अप्रूव किया है, जिससे क्या है कि वो मेरा कल्टीवेशन शेड्यूल बनाएंगे। यार शांत हो जाओ, कभी को आराम से काम लो। तभी हम देखते हैं यिंग आती है, होती यंग मास्टर, जो प्राइमरली कल्टीवेशन प्लान जो है, जो कि आपने तैयार करने को बोला था, वो फॉर्मूला तैयार है। बोला वाह क्या बात है। वेल बाय द वे, वाइडिंग, मैं तो ऑलमोस्ट उसका नाम पूछना ही भूल गया था। उस मैटर के बाद क्या हुआ था? वो तो जो कॉमनर्स जो है उनमें से कुछ बहुत की याददाश्त मिटा दी गई है। जिन जिनको याद था उनको अच्छे से कल्टीवेशन सेक्टर्स में भेज दिया गया, जिनके पास पावर आ गई थी इसलिए। और यहाँ तक कि क्या बोलते हैं, इन सब के बाद वाइडिंग जो है वो नेम ऑफ शी फैमिली के बिहाफ पे वो इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस इंसिडेंट की। वो तो दैट्स गुड। वो यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए। वो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। वो तो नहीं, मैं समझ चुकी हूँ, मेरे कारण आपने कल्टीवेशन करना डिसाइड किया है। मैं एक यूजलेस हूँ, मेरा काम था आपके प्रोटेक्ट करना, पर आपको पता चल चुका है कि मैं यूजलेस हूँ, इसलिए आप कल्टीवेशन कर रहे हैं। मैं बेकार हूँ। वो तो नहीं यार, अबे यार ये लड़की पागल है क्या? बड़ी मुश्किल से मैंने अपने मेन कैरेक्टर को बनाया है यार, ये अगर फिर से नहीं माना तो फिर मेरी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। वो तो ये मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आखिरकार। मुझे अपनी लाइफ को रिस्क में डालना चाहिए। वो तो देखो, जीवन में सबकी जिंदगी खुद की होती है, तुम्हें अपनी जिंदगी किसी और के लिए खुद मतलब की रिवेंज में डालना, ये बेवकूफ़ी का सवाल आखिरकार। तुम्हें पता है कभी कभार हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं आखिरकार। सो तुम्हें मेरे लिए मरने की जरूरत नहीं आखिरकार। काम ऐसा करो जिससे तुम मरो भी ना और तुम मेरा बदला भी ले सको। हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखो। वो तो यंग मास्टर, पर वेल इस वक्त तो हम अपने रिवेंज पे है ना। वो तो हाँ याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था। दूसरी तरफ देखते हैं वो तैयार हो रही होती है। वो तो क्या हुआ, इतना हेजिटेट क्यों कर रही हो? वो तो क्योंकि यदि अगर उसने मुझ पे सस्पेक्ट किया तो वो तो डर हो मत आखिरकार, मैं सब संभाल लूंगा। और उससे वहां पे कर्ज देने लगता है, उसे दर्द होने लगता है। वो तो तुम्हें तुम्हारी औकात पता होनी चाहिए, मेरे सामने ज्यादा नहीं। वो तो ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा समय हो चुका है। अब कोई भी अपॉर्चुनिटी देखे ये खाना, ये जहर उसके खाने में मिला दो एंड देन फिर उसका किस्सा खत्म। वो तो पर लेकिन कम्प्लीटली मैंने उसका ट्रस्ट गेन नहीं किया है। वो कहता हमारे पास समय नहीं है आखिरकार। तुम्हें लगता है आखिरकार तुम क्या ही कर लोगी उसका ट्रस्ट जीत के? बेड पे बस तुम उसके साथ मजे करो,
फिर उसके बाद वहाँ से भाग आना जब तुम उसे मार दो। वो बोलता कि मैं आपकी बात को कैसे मना कर सकती हूँ। वो बोलता ठीक है। तो वो बहुत टूटी हुई थी कि मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहती। सिस्टम कहती है कि मेरे अंडरस्टैंडिंग के प्रिंसिपल गलत थे आखिरकार। हमामेटो गाओ वहाँ पे अपना फाइटिंग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उनकी फाइट बड़ी ज़बरदस्त चल रही होती है। हमामेटो उसके ऊपर अपनी तलिस्मन का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे बम ब्लास्ट करता है। और जैसा एक्सपेक्ट किया था यंग मास्टर, आपकी टाइमिंग और आपका अटैक बड़ा कमाल का था, सच में आप इम्प्रूव कर रहे हैं। वो तो हाँ, वो तो पता चल रहा है आखिरकार, सच में तुम्हें भी थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वो तो यंग मास्टर मैं समझ गया, अगली बार और मेहनत करूंगा। होता यंग मास्टर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, सच में आपने तलिस्मन माउंटेन का इस्तेमाल किया, सच में आपका जैसा जीनियस यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है। होता अरे यार तुम तो मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो। गाँव कहता है कि सच में इस हिसाब से तो हमारी फैमिली और आगे बढ़ जाएगी। हम सिस्टम की पावर की मदद से सच में मैं वो जो बोरिंग लेवल्स है ये छोटे छोटे इनको एक एक प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग इनको पार करना ना मज़ा नहीं है। सिस्टम की पावर की मदद से सब कुछ स्किप मार के सीधा अपर लेवल पे मज़ेदार। देखिए ये जो तलिस्मन जो है ये तो बड़ा कमाल का है, ओके ओके है, पर लेकिन इसकी पावर जो है वो थोड़ी सी कम है। इसको हैंडल करना ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसकी रेंज भी थोड़ी बढ़ा दीजिए। बोला ठीक है, मैं कह के इसको थोड़ा और सही करवा देता हूँ। वो तो मेरे होस्ट, मैं जानती हूँ इसे कल्टीवेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तभी तो ये नल्ला बनने का एक्ट करता है। मुझे ठीक है, आज की ट्रेनिंग बहुत होगी, चलो चलते हैं आराम करते हैं। ये देख के वो कहती क्या हाँ मेरा बैठा होता है। होता होस्ट तुम्हें इस वक्त मिशन करना चाहिए, टास्क करना चाहिए, तुम यहाँ पे बैठे आराम कर रहे हो। छोटी सी प्रोग्रेस के बाद तुम्हें पता भी आखिरकार कितनी सारी चीज़ें हैं, अपनी पावर को इस्तेमाल करो, टेस्ट करो, अपने आप को होता ट्रेनिंग करो, अपनी लेगेसी को पास करो। होता क्या कह रही हो आखिरकार तुम, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आखिरकार। यदि तुम इस प्रकार का माइंडसेट लेके चलोगी तो तुम जिंदगी में बस हार ही जाओगी। कभी कभार छोटी छोटी प्रोग्रेस के बाद भी मुझे कि हमें आराम करना जरूरी होता है। क्या मौन आखिरकार तुम इस प्रकार से कैसे माइंडसेट रख सकते हो। हमें आखिरकार जीवन में मेहनत करनी चाहिए, तभी हमें कल आगे का फल मिलेगा। मतलब बोरिंग, नॉट इम्प्रेसिव। तभी वहाँ पे वो आती है कि हम मास्टर लू उधर अंदर आ जाओ, मैं आपके लिए सूप लेके आई हूँ। उधर ये चिनार यहाँ पे सूप लेके आई है आपके लिए, मुझे कुछ ठीक ना लगे है। उधर इस बात की क्या जल्दबाजी है, वो तो मुझे इस पे शुरुआत से ही सकता। शांत हो जाओ, आगे देखते हैं। उधर तुम यहाँ अचानक से सूप बनाने के क्यों लेके आई हो। द प्रिंसली, उस सिटी में जो कुछ हुआ डीमन स्पेल के कारण मैंने आपके ऊपर अटैक किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं उस डीमन के कंट्रोल में थी, आपने तभी मेरी मदद की। वो तो अरे कम हो, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, तुम मेरी औरत जो हो, मेरा फ़र्ज़ है तुम्हें मदद करना। होता और उससे भी ज़्यादा कुछ दिन हो चुके हैं, मैं आपको मिस कर रही हूँ। होते क्या उस चीज़ को, ये ड्रिंक मैंने बनाई है, इसे पीने के बाद अगर हम करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा चुस्ती तंदुरुस्ती मिलेगी। होता सच में इससे इफेक्ट होगा। होता हाँ, जैसा एक्सपेक्ट किया था। यंग मास्टर लू, ये बड़ा हार्ड है इस बात को पता लगाना। होता कैसे, क्योंकि जब से आप मुझे यहाँ पे लेके आए हैं इमोर्टल बोर्ड के ऊपर, आप बड़ा अजीब सा एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे आप हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे रहते हैं। मतलब माय लेडी, आपको मुझ जैसे प्ले बॉय के साथ प्योर लव नहीं करना चाहिए। मैं तो क्या है एक हवस का पुजारी हूँ, मुझे जहाँ हवस दिखती है मैं वहाँ करता हूँ। होता यंग मास्टर, आप हार्टलेस बनने की कोशिश कर रहे हैं पर आप नहीं हैं, मैं जानती हूँ। होता सच में। होता हाँ, मैं आपको अच्छे से जानने लगी हूँ। राइटिस कल्टिवेटर्स उस ये छोटी सी बच्ची को भी दया नहीं कर सकते थे, पर आपने बहुत दया की, आपने सभी को समझाया। अगर एक हार्टलेस पर्सन कभी ऐसा नहीं करता। होता तुम मुझे गलत माप रही हो। होता नहीं, मैं जानती हूँ आखिरकार आपको, मुझे यहाँ तक कि आपके पेंडेंट के बारे में भी पता है, उस पेंडेंट की दोनों तरफ सेम है। मैं जानती हूँ जब राइटिस कल्टिवेटर ने आपके लोगों के ऊपर अटैक किया था तो आपके मन में बिल्कुल भी ये नहीं था कि आप उनको जिंदा छोड़े। यंग मास्टर, आपकी एक्टिंग बड़ी कमाल की थी। वो बताए वो। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस आदमी को। वो द फाइनली फॉर्मेशन सक्सेसफुल हो ही गई। चलो अच्छा है, वैसे भी अब मेरे को अपना काम पूरा करना ही था, बस कुछ समय और, सही समय आने पे मैं अपना चाल चलूंगा। चलो आखिरकार अब यहाँ से बच के निकलने का समय आ गया और उसका भी ख़त्म करने का टाइम आ गया। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं वो कहता है मास्टर अपना मुंह खोलिए। उधर आप क्या बुक पढ़ रहे हैं। बस एक लाइट नॉवल है। और चलो अच्छा है, काम हो रहा आखिरकार। गाँव में तुम बड़ी अच्छे से उसके ऊपर काम करी हो आखिरकार, फिर ये काफ़ी है एक तुम जैसी को इस तरह से यूज में लेने का। वो दिन आ चुका है एक्शन लेने का। हम देते हैं वो अपने बेड पे अपने कमरे में रात को सो रही होती है। हम मेघड कहता है कि क्या हुआ, ऐसा चेहरा क्यों बना के रखा है। तुम्हें पता है कहते हैं कि चांद से सुंदर कुछ नहीं होता, पर लेकिन लोग गलत है। चांद से सुंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चांद से भी ज़्यादा सुंदर होते हैं, जिनकी अंदर की खूबसूरती और बाहर की खूबसूरती चांद से भी 100 गुना ज़्यादा सुंदर होते हैं। वो तो आप मुझे टीज कर रहे हैं। तभी हम देते हैं उसके पीछे वहाँ पे वो आता है। वो तो सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। वो तो तुम यहाँ कैसे, कार्ड ने तुम्हें नहीं रोका।
होता कभी नहीं, आपने तो मुझे बुलाया था। लिविंग तुम बहुत यूजफुल हो। मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम्हारे पास बस 3 चांस होती है, तुम जैसे स्पिरिट्स के पास किसी की बॉडी को पोजेस करने के बाद तुम लाइफ टाइम तक रह सकती हो। ये तुम्हारे पास 3 चांस ही होती है। 3 चांस के बाद तुम बस एक भटकती हुई आत्मा बन जाओगी, एक यूजलेस। हाँ, मुझे पता चला कि क्यों आखिरकार समाज में औरतें इतनी जल्दी कभी किसी पे भरोसा नहीं करती, तुम जैसे लोगों के कारण। वो कहता है यंग मास्टर लू हो, आप बड़े शांत लग रहे हैं, जैसा एक्सपेक्ट किया था। खैर कोई ना, पर सिचुएशन इस वक्त मेरे हाथ में है, आप नहीं बच सकते। वो कहता है सच में तुम्हें ऐसा लगता है? उसके आसपास वहाँ पे तिलिस्मन्स आ जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं गाँव, और वहाँ पे बूढ़ा हुआ जाता है। ये देख के वो कहता है कि ये कैसे? वो होता है रिस्ट्रिक्शन, और उसे वहाँ से गायब कर देते हैं। वो वहाँ पे गायब हो जाता है। वो था यंग मास्टर लू, हमने उसे ऊपर की तरफ भेज दिया है। वो था ठीक है, तो चलो चलते हैं। ये तो तुम्हारे एग्रीमेंट के अंदर है, क्यों ना? क्या तुम अपने मास्टर को खुद मारना चाहोगी, उसे हटाना चाहोगी? क्योंकि अगर एक बार उसने तुम्हें जाने को कहा था, पर लेकिन तुम नहीं गई थी, तुमने उस पर भरोसा किया था, और देन देखो उसने आज तुम्हारा क्या हश्र कर दिया है। कुछ समय पहले हम देखते हैं वो उसे पूरी बात बता देती है। होता अच्छा, तो ये सूप तुम इसलिए लेके आई हो? होती हाँ, वो एक सोल प्रैक्टिसर है आखिरकार। होता सोल प्रैक्टिसर? हाँ, सोल प्रैक्टिसर होते बड़े कमजोर है, एक ऑर्डिनरी बच्चा भी उन्हें बड़े आराम से मार सकता है। पर लेकिन यदि ये बहुत ज़्यादा नंबर और तादाद में हो तो इनका जादू इस लेवल का होता है कि ये आत्माओं को कंट्रोल करके ये पूरी एक डायनेस्टी को भी तबाह कर सकते हैं। आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे, पर लेकिन उनको पकड़ने के लिए हमें पाउडर मैजिक टेलिस्मैन की जरूरत पड़ती है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जिनके अंदर स्पिरिट्स की पावर होती है। मेरा वो मास्टर मुझे इस्तेमाल करके, सोल प्रैक्टिसर के इस्तेमाल करके, वो यहाँ पे मेरी बॉडी को तबाह करके, मेरी आत्मा को रिफाइन करके अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है, जब मैं यूजलेस हो जाऊंगी। अच्छा, पर लेकिन अब तुम कर क्या रही हो? क्या तुम उसे बिट्रे करी हो? वो तो हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये टास्क कंप्लीट होने के बाद वो मुझे कभी नहीं जाने देगा। मेरी आत्मा जब एक बार यूजलेस हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 बार चांस होती है किसी इंसान को कंप्लीटली पोजेस करने का, और ये मेरा लास्ट चांस था जिसके अंदर मैं इस लड़की की बॉडी के अंदर हूँ आखिरकार। यदि ये भी चला गया तो फिर मैं कभी किसी की बॉडी के ऊपर पोजेस नहीं कर पाऊंगी। मेरा खेल इस दुनिया में खत्म, मैं होना ना होना एक ही बात हो जाएगी आखिरकार। पर जहां तक मुझे पता, आखिरकार वो मुझे बेच देगा, एंड देन मेरी जो प्योर सोल पावर जो है उसका इस्तेमाल करेगा, मेरे से हथियार बनवाएगा, या फिर मुझे एक तलिस्मन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। वो हम जैसों को पकड़ते हैं, हमें ट्रेनिंग देते हैं जबरदस्ती, हमें गुलाम बनाते हैं और इस प्रकार के गंदे काम करवाते हैं। ओहो, जितना सोचा था उससे ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है इन सब चीजों के अंदर। मुझे तुम्हारा क्या प्लान है आखिरकार? तो मुझे बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? मुझे वो उनसे पहले कि वो लोग वहाँ पे सभी लोग गैदर हुए, वो एक स्पेल को वहाँ कास्ट करेंगे, जिससे वो सभी वहाँ पे जितनी भी आत्माएं हैं उन सबको वो अपने पास बुला लेंगे। और यहाँ तक कि उसने एक स्पेल मैप भी कास्ट करके रखा है, जिसके द्वारा मेरी बॉडी, मेरी आत्मा, सब कुछ उसी के द्वारा कंट्रोलेड है। जब समय आएगा तो वो उस स्पेल का इस्तेमाल करके मेरे द्वारा आपके ऊपर अटैक करवाएगा। वो तुम्हारी डिमांड क्या है? वो तो बस मैं सोलो मास्टर और स्लेव का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना चाहती हूँ। होता तुम्हें डर नहीं है? यदि उसे पता चलेगा कि तुमने उसे बिट्रे कर दिया है तो वो तुम्हें जान से मार देगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा के उसे मारना मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। पर लेकिन तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम जानती हो ना, अगर स्पेल फेल हुए तो वो तो या तो आजादी या मौत हम देते हैं। वो वहां ऊपर आ जाता है कि नहीं ये कैसे, ये फॉरबिडन स्पेल कैसे होता? तो ये तुम्हारे प्रति बहुत फैमिलियर है, तुम्हें पता है ना, तुमने इसी का इस्तेमाल करके मेरे पे असैसिनेट किया था ना, है ना? पर अब हमने इसे और इम्प्रूव कर दिया है। अपनी ताकत को वेस्ट मत करो, क्योंकि ये आगे काम आएगी। वो तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? तो वेल, शब्द बेकार है। चलो और मुझसे फाइट कर, मुझे अपनी पावर का टेस्ट करना है तेरे के ऊपर। और इसी के साथ ही एपिसोड ही खत्म होता है। दोस्तों, यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते कल से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।